किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि जैन इरिगेशन आज जग की एक अग्रगण्य कंपनी है टपक और फुहारा सिंचाई में। भारत में भी नंबर 1 कंपनी है टपक और फुहारा सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज की संगोष्ठी में आपका स्वागत। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम ऑटोमेशन या डिजिटल टेक सॉल्यूशन या स्मार्ट सॉल्यूशंस खेती में कैसे उपयोगी ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमने ये मान लिया कि आप एक फसल या खेती करना ये इंडस्ट्री है, और तो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एक उद्योजक हो, और एक उद्योजक को हर जगह पे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेनी पड़ती है, निर्णय लेना पड़ता है। अगर जब फसल लगाने से पहले से फसल काट कर मार्केट में जाने तक आपको कहाँ कहाँ डिसीजंस लेनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे जो निर्णय लेने के लिए आपको जो मददगार साबित हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स या ऑटोमेशन या कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस आज आपके साथ में मौजूद है। अगर आप बात करेंगे कि फसल लगाने से पहले, तो जैसे आप बात करेंगे क्रॉप का सिलेक्शन, कौन सी फसल मैं करूं, सीड का सिलेक्शन, मैं सीड कहाँ से लूँ, कौन सी लूँ, किस तरह की लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में लैंड प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या मदद मिल सकती है, किस तरह से, लेबर मैन पावर मैनेजमेंट मैं कैसे करूँ, पैसों की मैनेजमेंट मैं कहाँ से करूँ, उसके बाद में इक्विपमेंट जो ट्रैक्टर्स या बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं खेती में, उसका मैनेजमेंट कैसे करना, उसके बाद में इरिगेशन की मैनेजमेंट, इरिगेशन किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके बारे में जो डिसीजंस लेना है, वो सारे डिसीजंस, वो सारे निर्णय। उसके बाद में फसल आपकी आती है तो हार्वेस्ट का मैनेजमेंट करना, हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके फिर उसको प्रोसेस करना, या उसको बाद में उसका यील्ड कितना आएगा, यानी फसल आने से पहले उसको कितना आपका उत्पादन आ सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना, उसके हिसाब से मार्केट में उसको फ्लोट करना, मार्केट में कहाँ पर आप बेच सकते हो, कब आपको अच्छे से अच्छा रेट मिल सकता है, कब कितने दिनों तक आपने वो फसल या आपका जो उपज है, उत्पाद है, वो रोकना चाहिए, ये निर्णय करना। ये सारी बहुत सारी कड़ियाँ है दोस्तों, जिसमें आपको डिजिटल सॉल्यूशंस जो है या प्रिसीजन फार्मिंग सॉल्यूशंस आपको मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि जैन इरिगेशन आज सिंचाई के मामले में या इरिगेशन के मामले में नंबर 1 कंपनी है। तो हमारा ये सारे जो आपकी एग्री वैल्यू चेन जिसको हम बोलते हैं कि फसल के लगाने से पहले से लेके काट कर मार्केट में जाने तक, इसमें हमारा रोल आता है इरिगेशन का। और इरिगेशन करते वक्त किस तरह से आप इरिगेशन मैनेजमेंट करोगे, खाद या फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट आप किस तरह से करोगे, उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर या ज़मीन के अंदर आर्द्रता कब रहेगी, कितनी रहेंगी, कब आपको पानी देना चाहिए, कब आपको पानी नहीं देना चाहिए, बारिश आने का अनुमान कब हो सकता है, कब, तो ये सारे जो डिसीजंस है, इसमें जैन इरिगेशन आपकी मददगार कर सकता है। इसके लिए हमने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है, इसका नाम है जैन लॉजिक। दोस्तों, जैन लॉजिक प्लेटफॉर्म में बहुत बार हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी विस्तारपूर्वक बताऊंगा ही, लेकिन ऑटोमेशन या जैन लॉजिक की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, आप पहले से फ्लड इरिगेशन से पानी देते थे, तो पानी पाइपलाइन से आपको छोड़ना पड़ता था, पानी आप बहाते थे। इसके साथ में इसमें क्या होता था, पानी का बहुत सारा वेस्टेज होता था। आप ज़मीन को पानी देते थे, पौधों को पानी नहीं देते थे। फिर आपका पानी का वेस्टेज, आपकी पानी की कम पड़ता है, पानी सब जगह पे नहीं पूर सकता है, आपका पंप की कैपेसिटी कम हो सकती है। तो फिर सॉल्यूशन आया ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन एक तरह से ऑटोमेशन ही है। आप ऐसा देखा जाए तो सिर्फ वॉल एक जगह पे जाकर, एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि सेमी ऑटोमेशन है। मतलब पूरी तरह से ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन आपको वहाँ जाना है, आपको कुछ वॉल खोलने, जैसे आप वॉल खोलते हो तो पौधों के जड़ों तक पानी पहुँचने की व्यवस्था ड्रिप इरिगेशन द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रिप इरिगेशन भी एक तरह से ऑटोमेशन है। लेकिन उसके ऊपर भी ड्रिप इरिगेशन चलाना है तो हमारे इंजीनियर आपको कुछ सलाह देते हैं कि साहब, ये इरिगेशन सिस्टम आपके लिए डिज़ाइन की है, ये प्लॉट नंबर 1 जो आपका शायद बनाना होगा, या मिर्ची होगी, या जो प्याज होगा, जो भी होगा, उसके लिए 1.5 घंटा या 2 घंटा तक चलाना चाहिए। बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि भाई वॉल चालू कर दिया, भूल गया बंद करना, तो पानी ज़्यादा चला गया। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फेल्योर होते हैं, कभी कभी खाद देना है तो खाद कैसे देना, कितना देना, ये जो प्रिसीजन है या जिसमें हमारा ह्यूमन एरर आने के चांसेस है, ये निकालने के लिए और सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन की जरूरत ड्रिप इरिगेशन के साथ में थी, जो हमने लाया है दोस्तों जैन लॉजिक के जरिए। जैन लॉजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपके खेत के लिए, आपके फार्म के लिए एक जगह पे आपका सिंचाई का हर सॉल्यूशन उसमें मौजूद है। जैन लॉजिक में
पूरा मतलब जैसे आप अगर आप ओपन फील्ड के फार्मर हो सकते हैं, आप ग्रीन हाउस के फार्मर्स हो सकते हैं, आपका क्लाइमेट कंट्रोल करना है, आपको फैन पैड्स ऑन ऑपरेट करने हैं, कूलिंग करना है, आपको पानी देना है, आपको फिल्टर साफ करना है, आपको खाद देना है, ये बहुत सारी ज़रूरत है जिसके लिए, या सॉइल मॉइस्चर आपका कैसा है उसके हिसाब से मैंने कब पानी देना चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग की कब पानी आने वाला है, तो मैं आज बारिश अगर परसों आने वाली है तो आज पानी दूँ कि नहीं दूँ, या तो बारिश कितनी आने वाली है उसके हिसाब से आज मैं कम पानी दूँ या ज़्यादा पानी दूँ। ये डिसीजंस लेने के लिए आपकी सहायता करने के लिए ये जैन लॉजिक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। दोस्तों जैन लॉजिक बनाने के लिए हमारी 5 कंपनीज है वर्ल्ड ओवर जिनका सहयोग है। पहली कंपनी है यूएसए में जिसका नाम है प्योर सेंस, जो सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पे फार्मर्स को सलाह देती है कि आपने कब पानी देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए। दूसरी कंपनी अमेरिका में ही है जिसका नाम है दोस्तों ईटी वाटर। ईटी वाटर के जरिए हम फार्मर्स है या जो गार्डन ओनर्स है यूएसए के, उनको हम सलाह देते हैं कि इवापोट्रांसपिरेशन, बाष्पीभवन जो होता है पेड़ों के द्वारा, उसके हिसाब से आप पेड़ों की पानी की ज़रूरत कितनी है और उतना ही पानी देने का उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो उस तरह से हो सकता है। तीसरी कंपनी है हमारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट भी सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पे फार्मर्स को या जो किसान भाई है ऑस्ट्रेलिया के, उनको सलाह देने का काम करते हैं कि उन्होंने कब इरिगेशन करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर जो ऑब्जर्वेंट के पंप मैनेजमेंट के भी कुछ सॉफ्टवेयर है या सॉल्यूशंस है, या उनके पास में कैमराज वगैरह भी है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स अलग है। वहाँ पर लाइव स्टॉक या जानवर जैसे गाय भैंसे बहुत ज़्यादा प्रमाण में, हजार 2,000 गाय भैंसे रहते हैं, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है टैंकी में। तो पानी जब वो उनके लिए भरे जाते हैं तो दूसरे ही कुछ जानवर आके पी जाते हैं, जैसे कंगारूज हो गए वगैरह। तो कैमराज के द्वारा वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कंगारू है, ये गाय है, और इसके हिसाब से वो पता लगाते हैं कि पानी सिर्फ उनके जानवरों को मिल रहा है या दूसरे कोई जानवर पी जाते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशंस वहाँ की फार्मिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए। चौथी हमारी कंपनी है दोस्तों इजराइल स्थित नैंडन जैन, जिसके अंदर गाविश नाम की कंपनी है जो कंट्रोलर्स बनाती है इरिगेशन के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, ग्रीन हाउस के रिलेटेड जो आपकी ग्रीन हाउस में जो क्लाइमेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फर्टिगेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऐसे इनके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोलर्स गाविश द्वारा बनाए जाते हैं, और सारे जग में ये कंट्रोलर्स नैंडन जैन के द्वारा दिए जाते हैं या लगाए जाते हैं। और पांचवी कंपनी है जैन इरिगेशन जलगांव जो पेरेंट कंपनी है। यहाँ पर भी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स हम यहाँ पर खुद बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें कहीं पर भी हम बाहर से कुछ लेकर किसी को दे रहे या फार्मर्स को दे रहे, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन हमने बनाए हैं, इन हाउस बनाए गए हैं, और इसी वजह से इसके ऊपर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल है। तो दोस्तों ये है जैन लॉजिक के बारे में मैंने थोड़ी सा आपको एक जानकारी दी। जब आप जैन लॉजिक की बात करते हैं तो आपका, या ऑटोमेशन की बात करते हैं तो सिंपल वर्ड में जैन लॉजिक एक ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म है। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी क्या ज़रूरत है जो ऑटोमेशन करने से पूरी हो सकती है दोस्तों, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट। दोस्तों जब सिंचाई की हम बात करते हैं तो 2 अहम पहलू होते हैं, पानी कितना देना चाहिए और पानी कब देना चाहिए। ये 2 डिसीजन सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं रोज पानी दूँ, दिन में 2 बार पानी दूँ, 4 दिन में 1 बार पानी दूँ, कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। मैं 1 घंटा चलाना चाहिए, 10,000 लीटर पानी देना चाहिए, 20,000 लीटर पानी देना चाहिए, कितना देना चाहिए। ये 2 डिसीजंस के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट में आपको सहायता करता है जैन लॉजिक या जैन इरिगेशन का ये ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। तो ये आपको पहला फायदा हुआ। उसके बाद में दूसरा फायदा होता है कि वाटर सेविंग, पानी की बचत, क्योंकि आप अभी जितना चाहिए उतना ही पानी दे रहे हो। पेड़ों को जितना पानी लगता है उतनी देर के लिए आपने प्रोग्रामिंग किया, या उतना ही पानी कुछ सेंसर द्वारा आपने सेंस किया और आपने उतना ही पानी दिया। मतलब क्या कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत हुई। और पानी की बचत मतलब ज़्यादा विस्तार में आप इरिगेशन कर सकते हो, ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो। तीसरी बचत नेचुरली एक है कि फर्टिलाइज़र का भी बचत, क्योंकि ये जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जैन लॉजिक का, जिसके द्वारा आप खाद दे सकते हो और खाद प्रिसाइजली दे सकते हो, थोड़ा भी कम नहीं ज़्यादा नहीं, जितने आपके पेड़ों को पौधों को खाद की ज़रूरत है
उसका EC pH जो भी बैलेंस करके आप उसमें फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन कर सकते हो या फर्टिलाइजर दे सकते हो। तो फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बचत होती है। ये इसका तीसरा फायदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइजर की कॉस्ट आपको पता ही है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो फर्टिलाइजर में अगर आप सेविंग कर सकते हो तो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा या जो मुनाफा है आपको उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। उसके बाद में लेबर और एनर्जी सेविंग। लेबर सेविंग इसलिए दोस्तों कि आपको कोई ड्रिप इरिगेशन का वॉल चलाने के लिए भी कोई आदमी नहीं भेजना है वहाँ पर। आप घर पे बैठे हो या आपके पंप हाउस में बैठे हो, खेत में ही बैठे हो या नहीं भी बैठे हो, तो भी आपने एक प्रोग्राम तैयार किया है, एक शेड्यूल आपने एक कंट्रोलर को दिया है, उसके हिसाब से कंट्रोलर अपने आप वॉल को ऑन ऑफ करता है, आपका फर्टिलाइजर उठाता है, फर्टिलाइजर अंदर छोड़ता है, ये सारे काम, या फिल्टर को साफ करने का काम करता है, ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं। तो आपकी लेबर की बचत होगी, आपको ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। और उसके साथ में एनर्जी की बचत हो रही है, क्योंकि एनर्जी आप पंप जितना चाहे उतना ही चलाते हो, तो आपकी एनर्जी की भी बचत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों कि एनर्जी और लेबर की बचत इसके साथ में हो रही है। और ये सबका फायदा इसमें क्या होता है कि जब आप खाद बराबर दे रहे हो, जितना चाहिए उतना ही दे रहे हो, आप जब इरिगेशन बराबर दे रहे हो, उसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं आ रहे क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर, इसका मतलब क्रॉप की क्वालिटी या फल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और इसकी वजह से आपका यील्ड भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में उसकी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो एक तरफ तो क्या है कि ऑटोमेशन जैसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, बहुत बार किसान भाई बोलते हैं कि भाई ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो किसान आज मोबाइल आराम से चला सकता है वो कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम बहुत आराम से चला सकता है, इसका फ़ायदा ले सकता है। इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पेबैक 1 या 2 सीजन में ही आ सकता है। इसके बारे में हम बात करने वाले विस्तार पूर्वक दोस्तों। लेकिन अभी इसके ये जो बेनिफिट्स हमने देखे, तो ये ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली, ये थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कैसा होता है, ये क्या है, इसमें क्या इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों एक कंट्रोलर है, एक कोई प्रोग्रामर है जिसके द्वारा आपने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। तो आपको एक शेड्यूल है, आपको पता है कि मुझे कैसा पानी देना है। तो आप सोचते हो कि मुझे सोमवार के दिन भाई ये प्लॉट नंबर 1 को, प्लॉट नंबर 3 को, या केले को पानी देना है, फिर मिर्ची को पानी देना है, फिर कोई दूसरा क्रॉप है कॉटन को पानी देना है, ये मुझे पानी देना है। फिर मंगलवार के दिन मुझे कोई और प्लॉट को पानी देना है। फिर कोई ऐसा क्रॉप है या कोई ऐसी फसल है कि जिसको दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी देना है, जहाँ पर सॉइल बहुत सैंडी है और पानी मैं ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं दे सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं, जहाँ पर जिसको हम इंटरमीडिएट इरिगेशन बोलते हैं या स्पून फीडिंग बोलते हैं, चम्मच से बच्चे को खिलाते हैं, वैसे इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं थोड़े अंतराल के बाद में, तो ऐसा देना है। तो ये हो गई आपकी इरिगेशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। तो कंट्रोलर में आपने एक प्रोग्राम फीड किया कि भाई मुझे इस तरह से चलाना है। फिर ये करते करते बीच बीच में मुझे खाद भी देना है, और खाद कितने देर के लिए देना है, कौन सा खाद उठाने का है, टंकी नंबर 1 में जो आप खाद भर के रखा है वो उठाना है, या 3 नंबर की टंकी का खाद उठाना है, किस तरह से आपको खाद देना है, खाद देने में भी आपको कोई इंटरमिटेंट कुछ बीच में गैप रखने हैं या नहीं रखने हैं, ये सारे डिसीजंस करके आपने एक प्रोग्राम या एक शेड्यूल बना लिया, आपने वो कंट्रोलर को फीड किया। फिर बीच बीच में हो सकता है कि आपके फिल्टर को फ्लश करना है, फिल्टर चोक हो रहा है, पानी में गंदगी आ रही है, काई आ रही है या कुछ मिट्टी आ रही है, जिसकी वजह से आपको फिल्टर को साफ करना है बार बार। तो आपने फिल्टर का प्रोग्रामिंग भी दे दिया कि फिल्टर मुझे हर 4 घंटे के बाद में 2 मिनट के लिए मुझे फिल्टर का भी क्लीनिंग करना है, इस तरह का आपने प्रोग्राम दे दिया। तो दोस्तों एक तरह से एक कंट्रोलर है, एक फिल्टर है जो फिल्टर से जुड़ा हुआ है, फिर पंप से जुड़ा है कि जब भी आपका वॉल चालू होगा तो पंप भी चालू हो जाना चाहिए। फिर उसके साथ में खाद देने के लिए कुछ मशीन्स है उसके साथ में। फिर वेदर अलर्ट्स या रेन सेंसर्स हो सकते हैं कि जैसे बारिश आने वाली है या बारिश आ रही है, तो मैं तब इरिगेशन क्यों करूं, तब सिंचाई का मुझे कुछ काम नहीं है, तब मैं सिंचाई नहीं करूंगा, सिंचाई अपने आप। या कितनी बारिश आने के बाद में, क्योंकि हल्की सी भुरभुरी बारिश आ गई तो शायद आप सिंचाई रोकना नहीं चाहोगे, लेकिन बारिश हो सकता है कि एक 10 mm की बारिश हो जाए, उसके बाद में आप रोको, तो आप इस तरह से प्रोग्राम उसमें कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक जनरल आपको आइडिया मैंने दिया कि ये ऑटोमेशन सिस्टम किस तरह से काम कर सकता है, कि जिसमें आपने इरिगेशन कंट्रोलर है एक, जिसमें आपने कुछ आपका शेड्यूल डाला इरिगेशन का, फर्टिगेशन का, फर्टिलाइजर जिसमें से खाद देते हो उसका आपने शेड्यूल डाला, फिल्टर का शेड्यूल डाला आपने उसमें, और ये शेड्यूल फिर आपका वो जो कंट्रोलर है वो बराबर उसको चलाता है। आपने लिखा कि रात के 12 बजे आपको वॉल चालू करना है, तो रात को 12 बजे वहाँ जाके आपको चालू करने की जरूरत नहीं, वॉल अपने आप चालू हो जाएगा, पंप चालू हो जाएगा, पानी दिया जाएगा, बीच में खाद उठा के खाद भी दिया जाएगा।
इस तरह के फिल्टर क्लीन करना, ये सारे ऑपरेशंस उसमें हो सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस ग्रोअर्स है और आपको लगता है कि मुझे क्लाइमेट कंट्रोल करना है, मेरा ह्यूमिडिटी इतना लेवल से बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए हमेशा, या जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए तो मेरा रूफ ओपन हो जाना चाहिए या थर्मल स्क्रीन ओपन होना चाहिए, या कूलिंग या हीटिंग, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप कंट्रोलर्स में आपने फीड कर दी तो उसके बाद में ये कंट्रोलर अपने आप उस तरह की डिसीजंस ले सकता है और अपने आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बहुत सारे कंट्रोल आपको करने हैं। तो ये कंट्रोल कर किस तरह से सकते हैं, इसमें कौन से प्रकार के कंट्रोलर्स आपको मिलते हैं ये कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी अभी जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए आप शेयर करें, ताकि बाकी किसान भाई जो अब तक जुड़ नहीं सके उनको भी अलर्ट जाए और उनको भी ये पता चले कि ये विषय ऑटोमेशन होता कैसे है, इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला आपकी वजह से बढ़ता रहे। तो दोस्तों जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो तीन तरह के कंट्रोल इसमें होते हैं। पहला कंट्रोल होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है, सिंपल कंट्रोल है, मुझे सुबह 8 बजे मेरा पंप चालू करना है, वॉल नंबर 1 को पानी देना है, 8 से 10 बजे तक पानी दिया, 10 बजे मुझे दूसरा वॉल को चालू करना है, फिर ये करते करते मुझे फिल्टर को साफ करना है, कितनी देर के लिए साफ करना है। ये जो आपका प्रोग्राम है ये टाइम के बेसिस पे चल रहा है, मतलब क्या 8 से 10, 10 से 12, ये जो टाइम दिया आपने ये टाइम के बेसिस पे ऑपरेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड कंट्रोलर। दूसरा प्रकार है उसमें वॉल्यूम बेस्ड। वॉल्यूम में कैसा है कि इसमें टाइम नहीं देख रहे, अभी हम बोल रहे हैं कि प्लॉट नंबर 1 को 50,000 लीटर पानी देना है, तो उसको 50,000 लीटर देकर ही वो आगे जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम, आपने एक वॉल्यूम दिया है और वो वॉल्यूम आपको देना है, तो ये वॉल्यूम बेस्ड हो गया। तीसरा एक प्रकार हो गया उसमें दोस्तों सेंसर बेस्ड। सेंसर बेस्ड में क्या है कि जैसे आपने टाइम भी नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया, लेकिन आपने कुछ सेंसर बिठाए, जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, तो ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर आपने पौधों के पास बिठाया, पौधा में जैसे ड्राइनेस आता है या मॉइस्चर कम हो जाना, जमीन की भीनाश कम हो जाती है, तो अपने आप वो सिग्नल देगा कि भाई अभी चालू करो, मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी देना चाहिए। तो ये हो गया टाइम बेस्ड। या रेन सेंसर आपने लगाया कि बारिश होने के बाद में फिर भाई रुक जाना, ये सेंसर बेस्ड हो गया। और कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो टाइम बेस्ड प्लस वॉल्यूम बेस्ड प्लस उसमें सेंसर बेस्ड, इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले कंट्रोलर। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स है, पूरा बास्केट जैन इरिगेशन के पास है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक अब हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें और एक डिफरेंशिएशन है, कैटेगरीज है। आपको कंट्रोलर कहाँ लगाना है, ओपन फील्ड में लगाना है या ग्रीन हाउस में लगाना है। तो ओपन फील्ड में अगर आपको लगाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत है सिंचाई, आपकी ज़रूरत है फिल्टर को फ्लश करना, क्लीन करना या क्लीन रखना, आपकी ज़रूरत है खाद देना, आपकी ज़रूरत क्लाइमेट कंट्रोल की नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत कहाँ पर आएंगी, क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत आएंगी ग्रीन हाउसेस में। तो जहाँ पर आपको कूलिंग करना है, आपको ह्यूमिडिटी करना है, आपको थर्मल स्क्रीन्स को ऑपरेट करना है, आपको हीटर्स ऑन करने हैं, आपको CO2 मैनेजमेंट करना है। तो इस तरह की सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट्स ग्रीन हाउस के अंदर आती है। तो हमारे पास ये दोनों सेगमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड और दोनों सेगमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले कंट्रोलर्स है दोस्तों। तो ये जैन लॉजिक के जो टाइप्स है, इसमें हमने जैसे देखा कि भाई टाइम बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड, सेंसर बेस्ड, या फिर ओपन फील्ड के लिए कंट्रोलर है या ग्रीन हाउस के लिए कंट्रोलर्स अलग है। इसमें क्या क्या और टाइप्स है, तो जनरली जो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, कंट्रोलर के हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे दोस्तों, तो हार्डवेयर में एक तो कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि जिसमें से आपने कंट्रोलर लगाया, उसमें से कुछ वायर्स निकाली, आपने कोई वॉल तक ये वायर्स लेके गए या पंप तक वायर्स लेके गए और उनको आपने ऑन ऑफ किया, इसको बोलते हैं हार्ड वायर। हार्ड वायरिंग वाला सिस्टम है, ये वायरिंग वाला सिस्टम है जिसमें वायर रन होती है। उसके बाद में दूसरा एक सिस्टम आता है जिसमें वायरलेस होता है, मतलब क्या कि कंट्रोलर आपने एक जगह लगा दिया लेकिन उसमें से कोई भी वायर नहीं निकल रही, कंट्रोलर कहीं दूर पर कुछ, जिसको रिमोट टर्मिनल यूनिट्स बोलते हैं, RTU, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, वायरलेसली किसी वॉल्स को कंट्रोल कर रहा है, मतलब बीच में कोई भी वायरिंग नहीं है। क्योंकि वायरिंग अगर होना है, जैसे खेत में अगर वायरिंग डालना है आपको, तो बहुत बार क्या होता है कि चूहों का तकलीफ है, चूहे वायर को काटते हैं, या फिर आपके जो फील्ड वाले ऑपरेशंस होते हैं तो उसकी वजह से वायर खींची जाती है, टूट जाती है,
ये सारी दिक्कतें कभी आ सकती है प्रॉपरली अगर नहीं किया गया है तो इसीलिए वायरलेस या बहुत बड़ा फील्ड है या ऐसा कोई आपका फील्ड है कि जैसे आपका फील्ड यहाँ पर है, बीच में फिर किसी दूसरे का फील्ड है, खेत है, फिर उसके बाद में आपका वापस खेत है, तो बीच वाले खेत को वायर क्रॉस करके आप ले जाना नहीं चाहते, तो वायरलेसली आप कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ का जो खेत है आपका उसके लिए, तो यहाँ पर वायरलेस सोल्यूशन काम आ सकता है। तीसरा एक सोल्यूशन है जो हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें वायर भी है वायरलेस भी है। तो जैसे मेरा पंप हाउस के अंदर कंट्रोलर रखा है, तो पंप हाउस के अंदर मेरा पंप है, फिल्टर है, फर्टिलाइजर देने के लिए कोई वेंचुरी या फर्टिगेशन मशीन्स है, तो उसके लिए मुझे कोई वायरलेस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मेरे सामने है, कंट्रोलर के नज़दीक है, तो वहाँ पर मुझे कोई वायरलेस सोल्यूशन की जरूरत नहीं। तो वहाँ पर मैं ये हाइब्रिड सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें से कुछ वायर्स निकलेंगी, पंप के पास जाएंगी और उसके अलावा जो भी बाहर है उसको तो वायरलेसली आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारा ये जो 3 सोल्यूशन है ये कंट्रोलर से फील्ड में जाने के लिए, फील्ड में कंट्रोल करने के लिए। फिर कंट्रोलर से आप कंट्रोलर के बाद में ये तो कंट्रोलर स्टैंड अलोन कंट्रोलर हो सकता है कि जहाँ पर जाके आपने प्रोग्रामिंग किया और वहीं पर उस हो गया, या तो फिर टेलीमेट्री सिस्टम से आप कंट्रोलर को कहीं पर दूसरे रिमोट पे ले सकते हो, कोई रिमोट डेस्कटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो घर पे, तो वहाँ पर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हो। तो ये हो गया वायर, उसको आप इसको वेब बेस्ड बोल सकते हैं क्योंकि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो उसमें या मॉडेम्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस ये भी ऐसी कुछ सिस्टम्स है। तो दोस्तों आइए अभी एक एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे, ये कहाँ काम आ सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये रिक्वायरमेंट्स कौन से प्रोडक्ट के जरिए पूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, प्लॉट एरिया कितना है, फसल कौन सी है, आपको खाद देना है नहीं देना है, आप ग्रीन हाउस में है, ओपन फील्ड में है, आपका बजट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका बजट कितना है, कितने बजट में आप करना चाहते हो, आपका एक्सपांडेबल होना चाहिए, यानी आज आपका थोड़ा लिया आपने लेकिन आपको लगता है कि अगले साल में मैं थोड़ा एक्सपांड करूंगा तो वो एक्सपांडेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी डिसीजंस के ऊपर आप कौन सा कंट्रोलर लेना चाहते हैं ये डिसीजन आप ले सकते हो। तो आइए दोस्तों कंट्रोलर कौन से इसके बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोलर की श्रेणी में पहला कंट्रोलर जो है हमारा जिसका नाम है स्पिरिट प्रो। दोस्तों ये स्पिरिट प्रो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर है जो ग्रीन हाउस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो ओपन फील्ड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें अलग अलग वर्जन्स है। इसमें मेटल कैबिनेट में मिलता है या प्लास्टिक कैबिनेट में भी मिलता है आपको। ये इस तरह की यहाँ पर जो दिखाई है वो मेटल कैबिनेट है, ये स्पिरिट प्रो कंट्रोलर है। तो इस तरह के भी कंट्रोलर आएंगे या प्लास्टिक कैबिनेट में भी आ सकते हैं। तो स्पिरिट प्रो की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कंट्रोलर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर है, आउटपुट्स है। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कौन से टाइप्स है, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो स्पिरिट प्रो में जनरली 3 टाइप है। एक स्पिरिट प्रो इरिगेशन जो ओपन फील्ड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा है मतलब वो उसको डिज़ाइन ही ओपन फील्ड के लिए किया गया है, इसका प्रोग्रामिंग जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो ओपन फील्ड के लिए किया जाता है। दूसरा है स्पिरिट प्रो हाइब्रिड। हाइब्रिड में जैसे हमने बात किया कि हाइब्रिड में फिर ओपन फील्ड और ग्रीन हाउस दोनों के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ओपन फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की वो तो ग्रीन हाउस की भी रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ग्रीन हाउस के लिए अगर आपको कोई कंट्रोलर इस्तेमाल करना है तो स्पिरिट प्रो हाइब्रिड जो कंट्रोलर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा इसमें एक प्रकार है स्पिरिट प्रो फील्ड। ये कंप्लीटली वायरलेस है, मतलब इसमें से कोई भी वायर नहीं निकलेंगी, ये कंप्लीट वायरलेस है, जिसमें ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से आपने सीधा फील्ड के ऊपर जो आरटीयूज है उसको कम्युनिकेट किया और उसको ऑपरेट किया। तो ये कंप्लीटली वायरलेस सॉल्यूशन है स्पिरिट प्रो फील्ड। ये 3 प्रकार है। इसके अलावा भी इसमें कुछ स्पिरिट प्रो कॉम्बो या बहुत सारे प्रकार है, क्योंकि ये हम खुद बनाते हैं तो इसमें हम प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारा चेंजेस करके हम छोटे मोटे मॉडल्स, कस्टमाइज मॉडल्स भी दे सकते हैं। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है दोस्तों कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये कंट्रोलर्स की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये टेबल जो आपको दिख रहा होगा, तो ये टेबल देखिए कि कंट्रोलर से पीसी नेटवर्क कितने हम कवर कर सकते हैं। पीसी नेटवर्क मतलब क्या है, एक अगर मैंने कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर से मैंने बहुत सारे कंट्रोलर मुझे जोड़ने हैं, तो ऐसे कितने कंट्रोलर मैं जोड़ सकता हूँ ये कंप्यूटर के साथ में, तो ऐसे 7 कंट्रोलर आप कंप्यूटर के साथ में जोड़ सकते हो। मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी बढ़ गई। आपके 10-12 आपके 4-5 खेत है सपोज, तो आप 4-5 खेत में 4-5 कंट्रोलर लगाए, 4-5 कंट्रोलर एक ही कंप्यूटर पे लेके ऊपर लेके आए, आपको सारे खेत में क्या चल रहा है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, ये आप एक ही जगह पे बैठ के सेंट्रलाइज सिस्टम से कर सकते हो। ये इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद में मैक्सिमम आउटपुट कितने वॉल्स इससे ऑपरेट हो सकते हैं, तो हार्डवेयर आउटपुट जो है ये स्पिरिट प्रो में मैक्सिमम 200 आउटपुट तक जा सकते हो। जैसे कि ये कंट्रोलर जो बेसिक कंट्रोलर है दोस्तों,
ये जो कंट्रोलर है इसमें आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें बेसिक 16 आउटपुट है, मतलब 16 वॉल्स इसमें से ऑपरेट हो सकते हैं। और इसको 16 से अगर मुझे ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको, तो इसके साथ में मैं एक्सपांशन बॉक्स लगा सकता हूँ और एक्सपांशन करके मैं इसको बढ़ा सकता हूँ 200 वॉल्स तक, 200 वॉल तक मैं इसको बढ़ाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में भी मुझे बढ़ाना है तो मेरे पास ऑप्शन है आरटीयू का, जो मैं 100 आरटीयू लगाऊंगा। आरटीयू क्या होता है, किस तरह से हो सकता है, ये भी मैं बोलूंगा आपको अभी। लेकिन आरटीयू ऐसे 100 आरटीयू, एक आरटीयू की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 वॉल्स की, तो 800 वॉल हो गए, और तो 800 प्लस 200 लगभग 1000 वॉल। तो 1000 वॉल की तो रिक्वायरमेंट लगभग कभी नहीं आती, लेकिन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो एक स्पिरिट प्रो से, केवल एक स्पिरिट प्रो से आप जा सकते हो इतने एरिया तक। उसके बाद में इसमें इनपुट कितने, तो बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। रेन सेंसर एक इनपुट है, फिर वाटर मीटर एक इनपुट है। आप फ्लो जानना चाहते हो, आपको प्रेशर जानना है सिस्टम का, आपको सॉइल मॉइस्चर का लेवल देखना है, आपको टेम्परेचर देखना है, ह्यूमिडिटी देखना है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है इनपुट्स की, तो जिसको एनालॉग या डिजिटल इनपुट्स बोलते हैं। तो ये एनालॉग प्लस डिजिटल मिलके लगभग 80 इनपुट इसमें आपको मिलते हैं। जो फील्ड वाला है उसमें इमीडिएटली हार्डवेयर इनपुट नहीं है, लेकिन जो आरटीयू है, आरटीयू में भी इनपुट होते हैं। तो मतलब क्या, सेंसर आप इसके साथ में जोड़ सकते हो जितने चाहे, लगभग 80 तो आप हार्डवेयर सेंसर जोड़ सकते हो, उसके अलावा भी आरटीयू के द्वारा आप कुछ सेंसर्स को इसके साथ में जोड़ सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि है दोस्तों, या इसका बहुत बड़ा फायदा है आपको। उसके बाद में बहुत सारे, जैसे इरिगेशन हेड कितने ऑपरेट कर सकते हो, तो इरिगेशन हेड का मतलब क्या है, आपका एक पंप है, पंप से पाइपलाइन निकली, पाइपलाइन के ऊपर से आपने कुछ वॉल्व ऑपरेट किए, कुछ फिल्टर्स है उसके साथ में, कुछ फर्टिगेशन मशीन्स है, तो इसको कहा जाता है इरिगेशन हेड। तो ऐसा एक पंप है, एक पंप की सिस्टम हो गई, ऐसे दूसरा पंप होगा, दूसरे पंप की सिस्टम होगी, ऐसे आपके खेत में 2 3 4 पंप हो सकते हैं, पंप स्टेशन हो सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल पंप स्टेशन। तो ऐसे कितने मल्टीपल पंप स्टेशन को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि भाई मैं इरिगेशन अगर ले रहा हूँ तो मैं 14 इरिगेशन हेड को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं हाइब्रिड ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन हाउस की रिक्वायरमेंट में आप इतने 14-15 इरिगेशन हेड नहीं ऑपरेट करते, आपके 4 या 5 ग्रीन हाउस का एक ग्रुप होता है लगभग, तो उसमें 5 आपके हेड्स आप उसमें ऑपरेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग है, मैं इसमें सब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता, बहुत ज़्यादा मैं आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये आप चार्ट जरूर देख लेना, ये पॉज करके बाद में भी कभी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको स्पिरिट प्रो की कैपेसिटी आपको दिखा सकता है। इसमें फर्टिगेशन प्रोग्राम है, लगभग 60 फर्टिगेशन प्रोग्राम आपके ओपन फील्ड वाले जो इरिगेशन है स्पिरिट प्रो उसमें है, या जो आप हाइब्रिड लेते हो उसमें 40 फर्टिगेशन प्रोग्राम है। तो फर्टिगेशन प्रोग्राम मतलब क्या है दोस्तों, तो फर्टिगेशन प्रोग्राम मतलब क्या है कि आपको कौन से खाद देने हैं, इसका आपके पास एक रेडीमेड चार्ट आपने बना लिया कि भाई मुझे ये कॉम्बिनेशन में एनपीके के ये कॉम्बिनेशन में खाद देना है, तो उसकी एक रेसिपी जिसको हम बोलते हैं, ऐसी रेसिपी तैयार की। रेसिपी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिमोट टर्मिनल यूनिट्स है, तो जिसके द्वारा आप कंट्रोलर के साथ में बात कर सकते हो। ये आरटीयूज कंट्रोलर के साथ में बात करता है, कंट्रोलर से इसको सिग्नल आता है कि आपका वॉल नंबर 1 ऑपरेट करना है, आपको फर्टिलाइजर देना है, आपको वॉल नंबर 2 के लिए 3 घंटे के लिए ऑपरेट करना है, कल करना है, आज करना है, 3 दिन के बाद में एक बार करना है। ये सारे इसमें प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ये कंट्रोलर यहाँ से इसको कम्युनिकेट करता है और यहाँ पर प्रोग्राम देते हैं। तो ये हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन। और हार्डवेयर कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि कंट्रोलर के साथ में ये बात का होता है। कंट्रोलर के आजू बाजू में जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे पंप हो गया, फर्टिगेशन मशीन हो गया, या फिल्टर हो गए, उसके साथ में जो कम्युनिकेशन है वायरिंग के थ्रू होता है। तो ये हाइब्रिड कंट्रोलर हो गया। रिमोट टर्मिनल यूनिट के बारे में अभी हमने बात की। तो दोस्तों हम बार बार बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आप कर सकते हो। मैंने जब इसके बेनिफिट बताए तो तब भी बात किया था कि फर्टिगेशन सेविंग इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फर्टिलाइज़र प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से आपका यील्ड या क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये फर्टिगेशन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो स्पिरिट प्रो है, ये स्पिरिट प्रो के साथ में आप फर्टिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो फर्टिगेशन मैनेजमेंट करना है तो क्या करना है और क्यों करना है। दोस्तों फर्टिगेशन मैनेजमेंट में जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स यूज़ होते हैं, न्यूट्रीकेयर जैसे जेन न्यूट्रीकेयर जो आप मेरे बाजू में यहाँ पर देख सकते हो, जो जेन न्यूट्रीकेयर मशीन, तो दोस्तों जो पीएच वैल्यू होती है,
पीएच मतलब क्या होता है कि पानी में हाइड्रोजन आयंस का कितना प्रमाण है, इसके हिसाब से उसका पीएच या वो एसिडिक है या अल्कलाइन है ये डिसाइड होता है। माफ करना दोस्तों, थोड़ी सी तांत्रिक भाषा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तांत्रिकता की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको ये जो फर्टिगेशन मशीन है इसका महत्व आपको, या पीएच या एसिडिफिकेशन का महत्व आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों दो चीज़ें, एक तो ऐसा है कि अगर जब आप पानी देते हो और पानी क्षार युक्त पानी है, अल्कलाइन वाटर है, आपका पानी में क्षार बहुत ज़्यादा है, आपने ये पानी पौधों को दे दिया। जब ये पानी पौधों को देता है तो ये पानी में क्षार होने की वजह से ज़मीन में जो उसकी वजह से क्षार बढ़ते हैं, तो पानी लेने के लिए या खाद लेने के लिए वो जो फसल है या उसकी जो जड़ें है उसको दिक्कत होती है, क्योंकि पानी हमेशा, पानी या खाद ऑस्मोसिस मेथड से लिया जाता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी हमेशा कम क्षारता की तरफ से ज़्यादा क्षारता की तरफ भागता है। आपने रिवर्स ऑस्मोसिस सुना होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का उल्टा है, मतलब ज़्यादा क्षारता से आप जब जबरदस्ती पंप के द्वारा आप पानी जब पुश करते हो, आपने आरओ यूनिट में देखा होगा, एक पंप है आरओ का ये होता है, तो उसमें से जब आप पुश करते हो तो उसको आरओ बोलते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। लेकिन जो कम की तरफ से ज़्यादा क्षारता की तरफ पानी नेचुरली बहता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पानी, पौधा जो पानी लेता है वो ऑस्मोसिस की वजह से लेता है। और ये ऑस्मोसिस किसके ऊपर डिपेंड है कि जमीन के अंदर क्षारता कितनी कम है। जमीन में अगर क्षारता है ही नहीं या पानी में क्षारता है ही नहीं तो ये पानी तो बहुत आसानी से लिया जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर क्षारता जैसे जैसे बढ़ने लग गई तो पानी को लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो तब हम क्या करते हैं, हम पानी में, जो पानी आपका सोर्स वाटर है, अगर उसका अल्कलिनिटी ज़्यादा है तो हम उसको थोड़ा सा पीएच करेक्शन करते एसिड डाल के। पीएच करेक्शन करने की वजह से ये पौधा आसानी से पानी और जो खाद आप दे रहे हो वो ले सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो खाद का यूटिलाइजेशन होता है ये एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज है, उसमें ही ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। कि आप ये स्क्रीन पर शायद दे सकते हैं कि बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स जो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे हैं, तो ये एक टिपिकल पीएच की मात्रा में ही ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी जो है कि जैसे आप 5.5 to 6.5 का अगर रेंज दिया है तो नाइट्रोजन भी लिया जा सकता है। आप अगर ये 6.5 6.3 के आसपास है तो फास्फोरस भी लिया जाएगा, पोटेशियम भी ले सकता है, सल्फर भी ले सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है अगर आप पीएच एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन करते हो। तो अगर पीएच ज़्यादा है या कम है तो क्या होगा, तो बेसिकली अगर पीएच बहुत ज़्यादा है, मतलब 8.5 9 इस तरह का पीएच अगर है तो कुछ डिफिशियंसी हो सकती है। फेरस की डिफिशियंसी होगी, कॉपर की डिफिशियंसी होगी, मैग्नीज की डिफिशियंसी होगी, जिंक की डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर पीएच बहुत कम आ गया, मतलब पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी जो खाद आप डाल रहे हो वो पौधा ले नहीं सकता। मतलब क्या हो गया कि उसमें, जैसे ये तो टॉक्सिक है फिर आयरन के लिए, जैसे लोहा दे रहे आप या मैग्नीज दे रहे, मैग्नीज दे रहे, जिंक दे रहे, कॉपर दे रहे, CaMg, ये जो सारी चीज़ें ये डिफिशिएंट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं चाहिए। तो बीच वाला जो रेंज है यहाँ पर, जो 5.5 to 6.5 का जो रेंज है, उसमें हमेशा मेरा पानी का पीएच या जो सॉइल के पास वाला जो पानी है या रूट जोन में जो पानी है उसका पीएच 5.5 to 6.5 होना चाहिए। और ये कैसे मेंटेन कर सकोगे, तो वो मेंटेन करने, और ये नहीं मेंटेन किया तो एक मैं थोड़ा सा चित्र आपको दिखा दूं कि अगर पीएच प्रॉपरली मेंटेन है तो जो रूट्स है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से उसकी डेवलपमेंट है। और वही अगर आपका एसिडिक हो गया या वेरी लो या हाई पीएच हो गया तो रूट आपका ड्वार्फ होने लगता है, उसकी ग्रोथ में डिफिकल्टीज, उसकी बढ़ोतरी में डिफिकल्टी आ सकती है। तो दोस्तों, और ऐसा ही एक महत्व है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या, आप जब बिजली छोड़ते हो पानी में से तो पानी में से बिजली जाती है आगे, तो पानी में से बिजली आगे जाती है, वो किसके ऊपर डिपेंड है। अगर पानी में क्षार बहुत ज़्यादा है तो बिजली जल्दी से जाएगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर पानी में क्षार है ही नहीं तो ऐसे में बिजली अगर वो पानी में उतरी तो भी शायद आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझाने की कोशिश की। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, इसका पानी में जो क्षार है उसके ऊपर, क्षार ज़्यादा कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो ये इंडिकेटर है एक कि पानी में क्षार
का इंडिकेटर, मतलब पानी में क्षार है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेंगी। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब क्षार है, इसका मतलब पानी में से क्षार आपके रूट जोन तक जा रहे हैं, इसका मतलब ऑस्मोसिस या पानी को उठाने के लिए तकलीफ हो रही है, खाद को उठाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आपका क्रॉप के ऊपर असर हो रहा है, फसल के ऊपर असर हो रहा है। यहाँ पर एक चार्ट है, ये आप आराम से देख लेना, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आपका यील्ड लॉस मतलब उपज उत्पादन में कितनी कमी हो सकती है इसी की वजह से। जैसे कि आप अगर एक जनरल साइट्रस क्रॉप लीजिए, अगर आपका 1.7 का अगर साइट्रस थोड़ा सा विस्टैंड कर सकता है, 1.7 तक का ईसी है तो आपका कोई लॉस नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 2.3 हो गया तो आपका 10% यील्ड लॉस हो गया, उत्पादन में 10% की घट हो गई। वही 3.3 हो गया, बहुत ज़्यादा ईसी है, तो आपका लगभग 25% का उत्पादन कम हो गया। तो दोस्तों ये ईसी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ईसी कम से कम होना चाहिए पानी में। पानी में कितना ईसी आ सकता है ये तो आपका कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खाद डालते हो, जब आप फर्टिलाइजर डालते हो, तो फर्टिलाइजर एक तरह से केमिकल एडिशन है, क्षार ही पानी में ऐड होने जैसी है प्रक्रिया, जिसकी वजह से ईसी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि अगर क्षारता बढ़ गई रूट जोन के आजू बाजू में तो पानी को पौधों को, पौधे के जड़ों को पानी और खाद लेने के लिए दिक्कत होंगी। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो ईसी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ईसी बढ़ गया, इसका मतलब क्षारता बढ़ गई, इसका मतलब वापस पानी और खाद को लेने में तकलीफ होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि खाना मेरे सामने बिल्कुल परोस के रखा है लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ, इस तरह की कंडीशन है। खाद आपने डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, लेकिन ईसी बढ़ गया, उसकी वजह से भी वो फर्टिलाइजर अच्छी तरह से एब्सॉर्ब नहीं हो सकता है। तो ईसी आपका फर्टिलाइजर की वजह से ईसी बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसी वजह से आपको ईसी कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो ईसी और पीएच किस तरह से कंट्रोल हो सकता है दोस्तों? तो ईसी और पीएच कंट्रोल करने के लिए आपको जो मशीन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिगेशन मशीन या न्यूट्रीकेयर, जैन न्यूट्रीकेयर नाम का। तो जैन न्यूट्रीकेयर जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो मशीन है दोस्तों, ये जैन न्यूट्रीकेयर मशीन है, जिसमें अलग अलग ये जो देख रहे हैं आपके सामने ये ग्लास की, इसको हम फर्ट मीटर बोलते हैं या रोटामीटर, जिसमें से आप फर्टिलाइजर का फ्लो सेट कर सकते हो। ये जुड़ा हुआ है आपकी फर्टिलाइजर्स की टैंक को। जैसे आपने ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, तो ये एसिड की है, ये 2 फर्टिलाइजर के लिए। तो 2 फर्टिलाइजर की टंकी को आपने ये जोड़ दिया, यहाँ से खाद आ रहा है, ये खाद आगे जा रहा है, ये यहाँ पर एक पंप है, ये पंप कनेक्टेड है आपकी मेन लाइन को, इसको बाईपास सिस्टम बोलते हैं। तो बाईपास में से आपकी मेन लाइन में से हमने एक कनेक्शन लिया जो इसको जोड़ दिया, यहाँ पर इनलेट लिखा है, यहाँ पर जोड़ा जाता है, और ये पंप इसको सक करता है, फर्टिलाइजर को सक करता है, पानी को भी लेता है और पानी में फर्टिलाइजर को मिक्स करके आगे जाने देता है। और ये जब आगे जा रहा है पानी, तब पानी का ईसी और पीएच जो आपने सेट किया है, जैसे हमने कहा कि 5.5 to 6.5, जैसे आपने 5.8 का पीएच आपने सेट किया कि मुझे 5.8 का पीएच चाहिए, तो ये पीएच, इसके साथ में कुछ पीएच सेंसर्स होते हैं। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली बैक साइड में आपको दिखती नहीं होगी, इसलिए मैंने आगे हाथ में रखा हूँ। ये सेंसिंग कप है, इसमें ये जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स बिठाते हैं, ये ईसी और पीएच सेंसर है। ये जो है ब्लू कलर का ये पीएच सेंसर है, ये ईसी का सेंसर है। ये दोनों सेंसर यहाँ पर बिठाए जाते हैं और ये जो इसके द्वारा ईसी और पीएच कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। ये ईसी और पीएच जैसे हम देखते हैं, जैसे ईसी और पीएच, जैसे आपने इरिगेशन सिस्टम शुरू किया तो हो सकता है कि शुरू में आपका पीएच 7 है, तो आप फिर क्या करोगे, 7 पीएच को आपको 5.5 पे लाना है या 5.8 पे लाना है, तो इसका मतलब आपको ये वेंचुरी से या ये फर्ट मीटर पंप से आपको एसिड देना है, तो आप एसिड देना शुरू करोगे। एसिड देते ही जैसे चले गए तो हो सकता है कि वो पीएच 4 तक चला गया, क्योंकि शुरू में तो पता नहीं कि कितना एसिड देना है, तो ज़्यादा एसिड चला गया, तो उसने वापस उसको सेंस किया, वापस उसका रेट जो पल्सेशन रेट है उसको कम किया, और एक जो मात्रा है आपकी 5.8 की, वैसी जैसे ही वो आती है तो उसी लेवल से, वही प्रोपोर्शन से हमेशा इसमें से फर्टिलाइजर अंदर जाते रहता, सॉरी एसिड इसमें से जाते रहता है। उसी समय आपका फर्टिलाइजर भी जो भी प्रोपोर्शन आपने दिए है वो प्रोपोर्शंस में अंदर जाते रहता है। तो आपका खाद जो है एक प्रोपोर्शन मेंटेन करके अंदर जा रहा है, और उसके साथ में पानी का हम पीएच भी मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो खाद आप दे रहे हैं ये आसानी से पौधों को उपलब्ध हो सके, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सके। तो ये इसमें आप बहुत सारी फर्ट पंप जोड़ सकते हैं, जितने आप खाद है, जैसे अभी यहाँ पर हमने 2 खाद के लिए और 1 एसिड के लिए दिए, ये इसकी कैपेसिटी है 5 खाद, मतलब 5
खाद की वेंचुरीज हो सकती है इसमें, एक एसिड की वेंचुरी, ये 5+1 जिसको बोलते हैं। जैसे अभी ये 2+1 है, ये 2 खाद के लिए, ये 1। तो ये इस तरह का जैन न्यूट्रीकेयर ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फर्टिगेशन मशीन है, तो जिसमें प्रोपोर्शनेटली आप फर्टिलाइजर या खाद दे सकते हो, आप उसका पीएच मेंटेन कर सकते हो, आप उसका ईसी भी आप उसमें मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है। बहुत बार क्या होता है कि कोई फार्मर बोलता है कि मेरा पानी अच्छा है, मुझे ईसी या पीएच मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी प्रोपोर्शनली फर्टिलाइजर देना या प्रिसाइजली फर्टिलाइजर अंदर देना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक दूसरा मॉडल हमारे पास उपलब्ध है जिसमें आपको ये ईसीपीएच के सेंसर नहीं आएंगे। विदाउट ईसीपीएच आप ये न्यूट्रीकेयर मशीन ले सकते हो विदाउट ईसीपीएच। मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएंगी, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हमने मॉडिफाई किया। इसमें एक और मॉडल है दोस्तों कि जिसमें आपको फर्टिलाइजर प्रोपोर्शनेटली या प्रॉपर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये जो न्यूट्रीकेयर इको करके मॉडल है, ये 2 वेंचुरी के लिए बनाया गया है हमने। ये मॉडल सिर्फ फर्टिलाइजर देना है, एसिड आपको नहीं देना है। ऐसी कंडीशन में ये न्यूट्रीकेयर इको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप फर्टिलाइजर का जो प्रोपोर्शन है, आपको जितना रेट से फर्टिलाइजर देना है, ये लगभग 700 LPH तक का फर्टिलाइजर इसमें आप दे सकते हो मैक्सिमम, और ये जो है इसमें आप 400 LPH तक का फर्टिलाइजर मैक्सिमम दे सकते हो। तो आपको जितना फर्टिलाइजर देना आप ये वॉल से आप सेट कर सकते हो। ये जो सेट किया है यही आप प्रोपोर्शन कंट्रोलर में दे दिया है, तो कंट्रोलर उसके हिसाब से ऑपरेट करता रहेगा। मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजर का बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। इसमें न्यूट्रीकेयर इको में दोस्तों एक और मॉडल है। हमने एक बहुत अभ्यास किया था कि एक्चुअली लोग ईसी इस्तेमाल करते, पीएच इस्तेमाल करते, दोनों में से क्या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे ध्यान में ये आया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीएच को प्राधान्य देते हैं, और वो बराबर भी है, क्योंकि ईसी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है। आपका खाद अंदर जा रहा है ये समझने के लिए कि इनडायरेक्ट इंडिकेटर है ईसी, लेकिन पीएच एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपको इतना पीएच मेंटेन करना है। तो पीएच ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमेशा ईसी और पीएच में। तो सिर्फ पीएच मेजर करके ही आप अंदर डाल सकते हो क्या, तो न्यूट्रीकेयर इको में एक पीएच सेंसिंग के साथ में सिर्फ आता है, जिसमें आप पीएच आप सेट कर सकते हो, जिसको कोई ऑटोमेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्टैंड अलोन यूनिट है जिसमें आपने पीएच सेट कर दिया और उसके हिसाब से पीएच वो मेंटेन करता है सिस्टम के अंदर जाने वाला। यह ऑटोमेशन किया है तो बहुत अच्छी तरह से उसको और भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये हो गया न्यूट्रीकेयर मशीन, जो फर्टिगेशन मशीन है, जो हम स्पिरिट प्रो के साथ में जोड़ के चला सकते हैं। स्पिरिट प्रो में इसका प्रोग्रामिंग का फैसिलिटीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा स्पिरिट प्रो का स्क्रीन यहाँ पर, अगर मुझे पता नहीं आपको दिख सकता है या नहीं दिख सकता, स्पिरिट प्रो में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर नहीं दिख सकता है तो मैं थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्पिरिट प्रो में आप इरिगेशन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपके क्लाइमेट कंट्रोल के या फर्टिगेशन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे मैंने रेसिपी के बारे में आपको बताया था, उस तरह की रेसिपीज़ आपको दिख सकती है। तो ये सिमुलेशन का स्क्रीन है दोस्तों, ये आप देख सकते हो शायद। इसमें इरिगेशन, क्लाइमेट, इसमें रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, इसके साथ में अलार्म्स है। ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये तारीख और टाइम आप नोट कर लीजिए, ताकि ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये लाइव वीडियो चल रहा है, अभी का टाइम है ये। तो इसमें आप इरिगेशन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इरिगेशन में क्या कर सकते हो, तो इरिगेशन के प्रोग्राम्स, मतलब इरिगेशन के वॉल आपको कब ऑन ऑफ करना है, फिर इरिगेशन के हेड्स, कितने हेड्स को कब चलाना है। इरिगेशन हेड के बारे में मैंने अभी बात किया था, जो पहला सेशन था, ब्रेक के पहले का सेशन, तब मैंने बात किया था इरिगेशन हेड के बारे में। उसके बाद में इरिगेशन मिक्सिंग जंक्शंस, ये अलग थोड़ा सा ये है कि आपको पानी अगर मिक्स करना है, आपका सलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर है, ये दोनों मिक्स करके आपको देना है। ग्रीन हाउसेस में कभी कभी ये रिक्वायरमेंट आती है, तो ये मिक्सिंग जंक्शन का भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फर्ट का प्रोग्रामिंग, तो फर्टिगेशन का प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी फर्ट प्रोग्रामिंग एक जस्ट ओपन किया आपके मालूमात के लिए। तो इसमें मुझे प्रोपोर्शनल बेसिस पे फर्टिलाइजर देना है। ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, ये ट्रेनिंग तो आपको तब पूरी तरह से दी जाती है जब आप ये कंट्रोलर खरीदते हो। ये जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंट्रोलर क्या कर सकता है, किस तरह से, और कितना आसान है। ये जैसे आप मोबाइल हैंडल कर सकते हो उतना ही आसान है। मैं फर्ट प्रोग्राम में गया, जैसे फर्ट की मैं रेसिपी बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मुझे अभी ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे मुझे फर्टिलाइजर देना है, मेरे EC 2.8 का मैं करना है, जो भी चाहिए मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ। pH मुझे इतना चाहिए, और ये मेरे मशीन 4 फर्ट पंप्स है। जैसे यहाँ पर ये 3 का था, वैसे 4 का है।
इसमें से एक मेरी वेंचुरी या फर्ट पंप है जो पीएच के लिए है। तो ये मैं सेट कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, जिसको मैं एक बार सेट कर दिया तो ये हो गया फर्टिगेशन प्रोग्राम नंबर 1। तो मेरा जब इरिगेशन प्रोग्राम चालू करूंगा तब मैं फर्टिगेशन प्रोग्राम नंबर 1 उसको जोड़ दूंगा, तो ये फर्टिगेशन प्रोग्राम नंबर 1 उसके हिसाब में यहाँ पर जो मैंने रेसिपी दी है इसके हिसाब से चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत बार ऐसा डर लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन होंगे, ये बहुत टेक्नोलॉजिकली सोल्यूशन होंगे, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे ये कंप्यूटर के बारे में तो कुछ समझता नहीं है। तो दोस्तों ये आप चिंता ना करो, हमारे जो स्टाफ है वो आपको पूरी तरह से ट्रेन करता है। मुझे याद है मैंने एक कंट्रोलर लगाया था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर था ये स्पिरिट प्रो, और उसको चलाने वाला लड़का था, खेत में काम करने वाला लड़का, 8वीं पास लड़का था, उसको कुछ इंग्लिश भी नहीं आती थी, उसको पढ़ना भी नहीं आता था जो स्क्रीन के ऊपर लिखा है, लेकिन उसको ये मालूम था कि यहाँ पर मुझे ये सेट करना है, यहाँ पर मुझे ये सेट करना है, यहाँ पर मुझे टाइमिंग डालना है, यहाँ पर मुझे किस तरह से सेट करना है। तो ये बहुत आसान है, ये इसके लिए डरिए नहीं। और दूसरी बात कॉस्ट की, हो सकता है कि आपको लगे कि ये ECPS सेंसर और ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस है और फिर ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, या ये सिर्फ ग्रेप ग्रोवर्स ही ले सकते हैं या बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रीन हाउस ग्रोवर्स ही ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मेरे किसान भाई जो है हमारे, उनका उदाहरण देता हूँ, मंगेश देवहाते करके, जिन्होंने ये सिस्टम लगाई थी, खुद BSc कंप्यूटर थे, डेफिनेटली उनको नॉलेज था। उन्होंने विदर्भ के फार्मर थे, विदर्भ तो आप जानते होंगे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पीछे वेस्टर्न महाराष्ट्र के सामने। तो वहाँ पर मिर्ची के लिए उन्होंने 3 एकड़ मिर्ची के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल की थी। 1 साल के अंदर इसमें जो पूरा पैसा इन्वेस्ट किया था पूरा वसूल हो गया। 175 क्विंटल पर एकड़ का मिर्ची का यील्ड आया उनको, प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिगेशन मैनेजमेंट करने की वजह से। मंगेश देवाते जी है, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें से मिला था दोस्तों। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव लगता होगा, इनिशियल कॉस्ट शायद आपको लगती होगी, लेकिन ये पेबैक पीरियड इसका बहुत कम है, आपका पैसा बहुत जल्दी उसमें वसूल हो सकता है। तो दोस्तों आइए वापस चलते प्रेजेंटेशन की तरफ। एक और मशीन है जो यहाँ पर हमने दिखा नहीं सकते, काफ़ी बड़ा मशीन होता है, जिसका नाम है प्रेसीमिक्स। ये प्रेसीमिक्स भी स्पिरिट प्रो के साथ में चलता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों आजकल एक सॉइललेस ग्रीन हाउस के अंदर सॉइललेस इरिगेशन का बहुत बड़ा ट्रेंड है। मतलब क्या कि आप उसमें मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते, आप उसमें कोकोपीट इस्तेमाल किया जाता है। तो कोकोपीट में आप जब फर्टिलाइजर देते हो, कोकोपीट जहाँ पर आपका मीडिया कोकोपीट है, मतलब क्या हो गया कि बहुत ही ड्रेन मीडिया है, आपका पानी का बूंद एकदम झटक से नीचे चला जाता है। तो ये बहुत फास्ट ड्रेनिंग मीडिया है। यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी इरिगेशन की साइकिल देनी पड़ती है। जब आप सॉइललेस कल्चर में आप इरिगेशन ऑपरेशन करते हो तो आपका एक इरिगेशन 3 मिनट का या 4 मिनट का होता है और आप बार बार इरिगेशन करते हो। तो इससे 3 या 4 मिनट में आपको खाद भी देना है, फर्टिलाइजर देना है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये ट्रायल एंड एरर से सेट करता है, ये टाइप का मशीन जो है ये ट्रायल एंड एरर से सेट करता है। मतलब क्या हो गया कि पहले pH 1 आया, फिर उसने वापस सेट किया, वापस दूसरा pH आया, वापस सेट किया, फिर एक जो आपका रिक्वायर्ड pH आया, फिर उसके हिसाब से चला। तो ये करने के लिए थोड़ा उसको 1 मिनट 1.5 मिनट का कभी समय लग सकता है। तो ये समय आपका 3 मिनट की इरिगेशन साइकिल में 1 मिनट मतलब 1/3 टाइम चला गया आपका। तो ये आप ऊपर से आप सॉइललेस कर रहे हो तो आपका पानी या खाद इमीडिएटली नीचे चला जाएगा, या गलत दिया गया या ज़्यादा या कम मात्रा में दिया गया तो उसका इमीडिएटली असर हो सकता है। तो इसी वजह से एक रेडीमेड सॉल्यूशन बनाया जाता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। एक टैंक में ये सॉल्यूशन रहता है और वो टैंक में से सॉल्यूशन या जो भी पानी के साथ में जो खाद मिक्स करके ही आगे जाता है। ये प्रेसीमिक्स या मिक्सिंग मशीन में होता है। तो अगर आप सॉइललेस कल्चर या सॉइललेस ग्रीन हाउस करते हो तो तब आपको मिक्सिंग मशीन बहुत काम में आएगा, या वहाँ पर आपको मिक्सिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया प्रेसीमिक्स। ये अलग अलग कैपेसिटी में मिलता है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, अलग अलग फ्लोरेट की कैपेसिटी में मिलता है। ये इको के बारे में हमने बात की अभी कि इको एक मतलब कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। जो फार्मर या जो किसान भाई सोचते हैं कि ये बहुत महंगी चीज़ है, तो उनके लिए हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दिया है सिर्फ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए, जो है न्यूट्रीकेयर इको। और उसके साथ में अगर आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेशन चाहिए तो पीएच के साथ में भी आप उसको जोड़ सकते हो। तो पीएच का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका डेफिनेटली उससे फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों हमने स्पिरिट प्रो के बारे में बात की, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन कंट्रोलर है।
जिसके द्वारा आप ग्रीन हाउस में कंट्रोल कर सकते हो, आप ओपन फील्ड में कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। टाइम बेस चला सकते हो, वॉल्यूम बेस चला सकते हो, सेंसर जोड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आपको नहीं चाहिए, तो एक सिंपल टाइम बेस्ड कंट्रोलर जो है हमारा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसका नाम है जैन इरिकेयर। इरिकेयर एक सिंपल टाइम बेस्ड इरिगेशन कंट्रोलर है, लेकिन इसको हमने बनाया है इंडियन एग्रीकल्चर फार्मिंग कम्युनिटी के माइंडसेट के हिसाब से। मतलब जो किसान भाई है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडिया की रिक्वायरमेंट बाकी जग की रिक्वायरमेंट से अलग होती है दोस्तों। इजराइल से बहुत सारे कंट्रोलर्स इंडिया में आते हैं या चाइना से इंडिया में आते हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं जो हमारे पास बहुत बड़े प्रॉब्लम है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर का उन्होंने नाम ही नहीं सुना होता, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई। वहाँ पर प्रेशराइज सिस्टम, प्रेशर, पानी प्रेशर में, इजराइल में हर जगह पे 4 बार का पानी आपके खेत में मिलता है, 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। यहाँ पर तो पंप को कभी प्रेशर ही नहीं आता, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बार बार चली जाती है, कभी वोल्टेज कम होता है। ये सारी दिक्कतें हमारे किसान जो फेस करते हैं वो बाकी जग के फार्मर्स या किसान नहीं उनको सहना पड़ता है। लेकिन जो कंट्रोलर उनके लिए बनाए गए हैं, जो इंडिया में इंपोर्ट करके लाते हैं और यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली ये अपने सॉल्यूशन अपने लिए शायद फायदेमंद नहीं हो सकता हो, या उसमें उसकी फैसिलिटीज़ हमारे लिए उपयोग की नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने ये जैन इरिकेयर बनाया। ये टोटली मेड इन इंडिया है, अपने किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जिसको ये जैन इरिकेयर पूरी कर सकता है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी आपकी इरेटिक है, मतलब कभी आया लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आई, कभी चली गई। तो मानो कि आपने एक प्रोग्राम कर लिया और फिर बीच में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, वापस आ गई, तो बीच वाला जो टाइम है, जैसे 2 घंटा आपका 8 से 10 बजे तक पानी देना था, 9 बजे इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। अभी आप 9 बजे से 11 बजे या 12 बजे इलेक्ट्रिसिटी आई, तो 12 बजे जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएंगी तब ये जहाँ पर छूटा था वहीं से ये शुरुआत करेगा, वहाँ पर जहाँ पर इसको पानी पूरा देना था वहाँ का पानी पूरा देगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वॉल को जाएगा। और ऐसे करते करते अगर इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, सपोज रात के 11 बजे तक आपका इलेक्ट्रिसिटी आया नहीं था और रात के 11 बजे आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी आ गई और आपका प्रोग्राम चालू हो गया, तो बहुत सारे जो प्रोग्राम कंट्रोलर्स है, जैसे इजराइल के कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारे कंट्रोलर्स के लिए रात के 12 बजे डे चेंज होता है। और नेचुरली है कि आज मंगलवार है और बुधवार है, तो मंगलवार से बुधवार कब चेंज होगा? रात के 12 बजे। लेकिन ये कंट्रोलर में हमने ऐसी फैसिलिटी दी है कि आप सेट कर सकते हो कि मेरा डे कब चेंज होगा। मानो कि सुबह 6 बजे से आपका इरिगेशन प्रोग्राम चालू हो जाता है, तो इसका मतलब 5:59 तक आप दूसरा प्रोग्राम कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे क्या होता है, नहीं तो रात के 11 बजे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, 12 बजे डे चेंज हो गया, खत्म हो गया वो प्रोग्राम, वो दूसरे दिन के प्रोग्राम की राह देखता है। तो यहाँ इसमें ऐसा नहीं है। ये कंट्रोलर 11 बजे से लेके सुबह अगर 6 बजे तक आपने टाइम दिया है, जिसको हम एंड टाइम बोलते हैं, तब तक ये कैरी ऑन कर सकता है प्रोग्राम को। फिर जब दूसरे दिन का प्रोग्राम शुरू होने की टाइम आ गया तो बोलेगा भाई अभी माफ़ करना, ये प्रोग्राम अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं दूसरे दिन का प्रोग्राम मुझे दिया गया है वो मैं हाथ में लूँगा और उसके हिसाब से चलूँगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एक फीचर है। ये जैन इरिकेयर जो यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये कंट्रोलर बहुत ही सिंपल कंट्रोलर है। इसमें 4 या 5 ही बटन है, इसके द्वारा आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें आप 2 इरिगेशन हेड को प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब क्या, आपका पंप नंबर 1 होगा, उसके ऊपर कुछ 5-6 वाल होंगे, आपका पंप नंबर 2 होगा, उसके ऊपर कुछ 5-7 वाल होंगे। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 2 ग्रिड से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइट नहीं है, 2 जगह पे वाटर सोर्स होते हैं, एक कुआं इधर है, दूसरा कुआं खेत के दूसरे बाजू में। तो आप वहाँ पर इस तरह से कर सकते हो कि आप पंप नंबर 1 का प्रोग्राम कर सकते हो, पंप नंबर 2 का प्रोग्राम कर सकते हो, अलग अलग चल सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होंगे। इसके साथ में आपको फर्टिलाइजर देना है तो फर्टिलाइजर पंप भी ऑपरेट कर सकते हो उसके साथ में। बीच में अगर आपको फिल्टर फ्लशिंग करना है, फिल्टर बैकवॉश करना है, तो फिल्टर फ्लशिंग का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिंपल ग्रीन हाउस, जो सिंपल, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रीन हाउस बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। बहुत सारे ग्रीन हाउस अगर आप देखेंगे तो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेस होते हैं, बहुत क्लोज ग्रीन हाउस, फैन पैड वाले, जिसमें रूफ और वेंटिलेशंस और थर्मल स्क्रीन और हीटर्स, ये सारी ज़रूरत बहुत सारे ग्रीन हाउस में नहीं होती। उसकी ज़रूरत एक ही होती है, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। मतलब क्या कि ठंडा करना और आर्द्रता बढ़ाना, ह्यूमिडिटी बढ़ाना। ये 2 ही चीज़ें अगर करनी है मुझे, तो 2 ही चीज़ों के लिए ये सिंपल इरिकेयर काम आ सकता है, जिसमें आप फॉगर का ऑपरेशन भी कर सकते हैं जिसके थ्रू, और उसमें द्वारा आप कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन का भी ऑपरेशन कर सकते हो। मिनिमम 1 सेकंड के लिए भी आप उसको चला सकते हो। ऐसे इसमें और भी कुछ प्रोग्रामिंग के फीचर्स है। तो ये बहुत ही सिंपल, फ्लेक्सिबल, टाइम बेस्ड कंट्रोलर है,
जिसके द्वारा आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। आप 2 इरिगेशन हेड को ऑपरेट कर सकते हो, आप उसके साथ में फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हो, फिल्टर फ्लशिंग 2 अलग अलग कर सकते हो। आप इसमें से फॉगिंग सिस्टम चलाना चाहते हो तो फॉगिंग सिस्टम साइक्लिकली चल सकती है, यानी एक फॉगर चला, एक एरिया का फॉगर चला, फिर दूसरे एरिया का, फिर तीसरे एरिया का, वापस पहले एरिया का, ऐसे साइक्लिकली भी चलता रहेगा, क्योंकि फॉगिंग हमेशा साइक्लिकली करना पड़ता है। एक ही जगह पे फॉगर कंटिन्यूसली आधा घंटा चले तो ड्रॉपलेट नीचे आ जाएंगे और आपके पत्ते या आपका फूल या जो भी है वो खराब करना शुरू करेंगे। तो फॉगर हमेशा साइक्लिकली या थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, तो ऐसी साइक्लिक ऑपरेशन आप इसमें से कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड और रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोलर है दोस्तों। तो ये आप, और ये सिंपल है इसके, और टाइम बेस है, इसकी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो आप आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हो, आसानी से आपका एरिया के लिए। तो इसमें लगभग 24 स्टेशन यानी 24 वॉल तक ऑपरेट करने की इसकी कैपेसिटी है। अलग अलग मॉडल्स है, जिसमें 8 स्टेशन, 4, 8 स्टेशन, 16 स्टेशन, 24 स्टेशन, ऐसे मॉडल्स में ये आपको उपलब्ध है। तो ये बाकी सारे फीचर्स के बारे में बताया। ये 24 वोल्ट AC पे ऑपरेट होता है। तो ये बात की हमने जैन इरिकेयर के बारे में दोस्तों। ये कंट्रोलर है, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सिंपल है। इसमें एक मेनू है, प्लस माइनस बटन है, सिंपल 4 या 5 बटन है, जिसके द्वारा आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जिसके द्वारा आप इसमें फीड कर सकते हो कि आपको वॉल कौन सा चलाना है, कौन से दिन चलाना है, जैसे सोमवार के दिन चलाना है, मंगलवार के दिन ये वॉल नंबर 1 नहीं चलाना है, ये सारा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने बात किया था हार्डवायर, वायरलेस, हार्डवायर प्लस वायरलेस, इसके रिलेटेड कौन से कंट्रोलर्स है, कौन से कंट्रोलर हमने ओपन फील्ड और ग्रीन हाउस में चल सकते हैं, या ओपन फील्ड के लिए सिंपल टाइम बेस्ड कंट्रोलर जैसे इरिकेयर जैसा है वो किस तरह से काम कर सकता है। एक और ज़रूरत तो हमेशा होती है फार्मिंग कम्युनिटी में या किसान भाइयों में, वो बहुत बार कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हम करते हैं, यानी बहुत सारे किसान भाई साथ में आते हैं और अपने अपने खेत के लिए एक वॉल का अरेंजमेंट होता है और उसका एक शेड्यूल दिया जाता है, कहीं से वाटर सोर्स होता है, वहाँ पानी वहाँ से लिफ्ट किया जाता है और आपके खेतों में जितना आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको पानी दिया जाता है। ये होता है जिसको कम्युनिटी इरिगेशन स्कीम्स कहा जाता है। तो ऐसे कम्युनिटी इरिगेशन स्कीम्स की एक अपनी रिक्वायरमेंट है अलग। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, तो कम्युनिटी इरिगेशन स्कीम्स काफ़ी बड़ी होती है, 50 हेक्टर, 100 हेक्टर, 200 हेक्टर से लेकर 2000, 10,000, 20,000, 50,000 हेक्टर भी हो सकती है। गवर्नमेंट ओन अगर कम्युनिटी इरिगेशन स्कीम्स है तो बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसी बड़ी कम्युनिटी स्कीम्स में आपको ऑपरेशन करना है। फिर किसान जब कम्युनिटी स्कीम में, लिफ्ट इरिगेशन के कोऑपरेटिव स्कीम में जब पानी लेता है तो उसे हमेशा लगता है कि मुझे जो पर्याप्त मात्रा में मेरा जो उसमें शेयर है वो मुझे नहीं मिल रहा है, शायद कम मिल रहा होगा, ज़्यादा मिल रहा होगा, ये वॉल जल्दी बंद कर देता है मुझे, या मैं टेल एंडर हूँ, आखिरी में हूँ तो मुझे बराबर पानी नहीं मिलता। ये सारी दिक्कतें फेस की जाती है। या तो फिर उसको दिक्कतें कुछ और आती है कि जैसे उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि कब पानी मिलने वाला है, कब आ सकता है। तो ये सारे के लिए जो सोल्यूशन है दोस्तों जो हमने दिया है पूरी तरह से वायरलेस, जिसका नाम है इरिकेयर ग्लोबल, जो कम्प्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है दोस्तों। अभी आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा जो रामथल प्रोजेक्ट का है, जो आज 12,700 हेक्टर का 12,300 हेक्टर का प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 7,000 किसान हैं और उनका ऑपरेशन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, पंजाब में प्रोजेक्ट्स है जिसको हम बहुत सारे फार्मर्स का, किसान भाइयों की खेती करने के लिए, या कुछ इंडिविजुअल फार्मिंग स्कीम है जैसे कवलापुर हो गया या कुंडल हो गया, जैसे महाराष्ट्र में जो कुछ स्कीम हमने की है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए हमने सुटेबल है। तो ये टेक्निक क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इरिकेयर ग्लोबल है, तो यहाँ पर एक कंट्रोलर है, एक बेस स्टेशन जिसको हम बेस स्टेशन बोलते हैं। ये बेस स्टेशन के द्वारा एक सर्वर को कम्युनिकेट किया जाता है और सर्वर में आपने यहाँ पर बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे तो आपने एक प्रोग्राम किया, आप कहीं पर भी हो सकते हैं। आप जैसे मैं अभी जलगांव में बैठा हूँ, आप अपने गांव में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, जापान में हो सकते हैं, USA में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। आपने उसका एक शेड्यूल बनाया, आपने शेड्यूल वहाँ भेज दिया। जैसे इसको शेड्यूल मिला तो इसने ये शेड्यूल, ये जो सारे RTO जिस तरह के होते हैं, ये खेत पर जो होते हैं, इनको ट्रांसफ़र किया। इनको शेड्यूल मिलने के बाद में ये सारे अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको ऑपरेट करते हैं। तो पानी कब देना है, कितने बजे देना है, कितनी देर तक पानी देना है, ये सारा होता है। और ये जब सब हो रहा है,
तो जैसे वॉल नंबर 1 है, तो वॉल नंबर 1 एक किसान भाई के लिए दिया गया है, कोऑपरेटिव स्कीम है, वॉल नंबर 1 राम भाऊ को दिया गया है सपोज, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि मेरा पानी कब मिलने वाला है शेड्यूल के हिसाब से। तो उनको एक एसएमएस भी जाता है कि आपका पानी इतने इतने बजे शुरू होने वाला है, आपको इतने इतने देर तक पानी मिलने वाला है। इस तरह का एसएमएस इसके यूज़र मैनेजमेंट के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये इरीकेयर जो है, ये मैं आपको एक एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ, एक यूनिट जो अभी हमारी चल रही है उसके उसमें, क्योंकि ये मैं यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाऊंगा तो आपको शायद लगेगा कि ये स्लाइड्स किस तरह से स्लाइड में समझ में आता है नहीं आता है। तो मैं एक एक्चुअल जो लाइव एग्जांपल है हमारा वो मैं यहाँ पर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये जो स्कीम है ये कोल्हापुर करके सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। ये स्कीम का लाइव अभी मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। हालांकि मैं उनके प्रोग्राम को छेड़ना नहीं चाहता, उनका जो भी प्रोग्राम है उस तरह से चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारे वॉल देखते होंगे, कुछ ब्लू कलर के, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ ग्रे कलर के। तो इनका मतलब क्या है कि ब्लू कलर मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी पानी चल रहा है, पानी जो प्रोग्रेस में है। ग्रीन मतलब क्या है, यहाँ का पानी देकर हो गया। ग्रे मतलब क्या है कि इसका आज पानी नहीं है। अगर ये डार्क ग्रे हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आज पानी है लेकिन ये अभी नहीं है, फिलहाल नहीं चल रहा है। अगर इसमें रेड हो गया तो फॉल्ट है। मतलब हमको जैसे ही ये स्क्रीन देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये मेरे यहाँ पर पानी का कैसा दिया जा रहा है, कैसा। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे पिंटू RES रेसिडेंस हो सकता है, ये फिर पिंटू ने के लिए वॉल है। फिर ये साहेब राव, ये जो वॉल है ये साहेब राव जी का है। ये उत्तम साव इनका वॉल, तो इसका नाम भी यहाँ पर आ गए। तो ये खेडूत जो है या फार्मर जो है या किसान भाई, उसको मालूम है कि मेरा वॉल कब चालू होने वाला है, उनको अलग से एक्सेस उसमें मिल सकता है, वो देख सकता है, उसको एसएमएस भी आता है। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारी मतलब प्रोग्रामिंग कर सकते हो या इवेंट्स देख सकते हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि जैसे ये इवेंट लॉगबुक है, तो मतलब कुछ हो गया तो उसके बाद में आपको देखना है कि मुझे कितना पानी मिला था, कब मिला था। शायद हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो कि मेरे खेत में शायद पानी मिला ही नहीं था, तो दिखाओ तो जरा कि कब मिला था। तो आप इधर वॉल की इवेंट्स है, तो ये वॉल की इवेंट्स खोलते ही आपको पता चलेगा कि ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा जोन है, कौन सा एरिया है, और वहाँ पर तारीख डेट वगैरह डाल के, जैसे आप बैंक अकाउंट में वगैरह अकाउंट के लिए देखते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा पानी कब मिला था, कब तक मिला था। ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें से मिल सकती है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसमें आपको आपके हिसाब से आप सिस्टम को चला सकते हो। तो एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी काफ़ी सारे इसमें एडवांटेजेस है या इसके फीचर्स है दोस्तों। जैसे आप इसको प्रोग्राम की सेटिंग कर सकते हो या मैनुअल ओवरराइडिंग भी कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि आज इमीडिएटली मुझे शायद आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मुझे आज थोड़ा पानी ज़्यादा देना है, तो ये मुझे ये वॉल को ऑन कर देना है, तो ये इसको मैनुअल ओवरराइड कहा जाता है। तो ये मैनुअल ओवरराइड आप दो तरीके से कर सकते हो। आप तो एक तो शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे 5वें दिन ये वॉल थोड़ी देर के लिए ऑन करना है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं, या तो मुझे अभी के अभी पानी देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैनुअल ओवरराइड का, ताकि आपको लगे कि ये किस तरह से। तो ये हमारा जो ट्रायल का वर्जन है उसको मैंने अभी लिया है, क्योंकि कोल्हापुर के सिस्टम में मैं कोई भी वॉल अपने यहाँ से चालू नहीं करना चाहता, उनकी लाइव सिस्टम है। लेकिन ये जो हमारी सिस्टम है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैनुअल ओवरराइड कहा जाता है इसको। मैनुअल ओवरराइड मतलब क्या कि ये मैन्युअली मैं इसको ऑपरेट करूँगा अभी। तो जैसे ये ऐड मैनुअल ओवरराइड यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर मैंने डाला ओवरराइड नाउ, मतलब मुझे अभी इसको चालू करना है। तो उसने टाइम दिया 17:22, इसको मुझे 2 मिनट के लिए चलाना है। मैंने 2 मिनट डाल दिए। इधर मैंने नेटवर्क नंबर ले लिया, जोन नंबर सिलेक्ट किया, ब्लॉक नंबर सिलेक्ट किया। ये सारे ब्लॉक वगैरह ये जो है आपको बाद में समझ में आएंगे। और मुझे एक्शन क्या लेना है, बहुत सारे एक्शन है। नो एक्शन, आज का शेड्यूल स्किप करो, पॉज करो, या अगर खुले पॉज इफ ओपन, मतलब खुला है वॉल तो ही पॉज करो, या पॉज अगर है तो उसको चालू करो, ऑन करो, ऑफ करो। तो मैं यहाँ ऑन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। और फिर मुझे अलार्म की लेवल, जैसे ऑन होते हैं तो मुझे अलार्म होना चाहिए कि कुछ तो हुआ है। तो अलार्म की लेवल, ये अलग अलग लेवल है, यहाँ पर आपको शायद पता नहीं चलेंगे, लेकिन इसका मतलब है मुझे एसएमएस आना चाहिए, या सिर्फ यहाँ पर कुछ पॉपअप आने चाहिए, या मुझे वॉइस कॉल आना चाहिए। इस तरह के भी अलार्म की लेवल हो सकती है। तो मैंने कुछ अलार्म की लेवल सिलेक्ट की, और अभी मुझे क्या चालू करना है, मुझे एक आउटपुट वॉल नंबर कुछ आउटपुट ओपन करना है। मैंने यहाँ पर डाला, और ये वॉल नंबर 1 को ऑपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला, और ये सेव किया मैनुअल ओवरराइड। उसने बोला कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, येस।
मैंने यहाँ पर टैग नेम देना भूल गया, ये मैं यहाँ पर ट्रायल ऐसा नाम देता हूँ और ये मैंने अभी सेव किया। अब ये चालू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये वायरलेसली कनेक्टेड है, ये जो टैंक है यहाँ पर, और इसको छोटा सा सोलनॉइड है। ये चालू करता हूँ तो जैसे अभी आप देख सकते हैं इसको सिग्नल आ गया, ये चालू हो गया, इसमें से पानी आ गया। ये अभी मैंने 2 मिनट के लिए चालू किया था, तो 2 मिनट तक इसमें से पानी आएगा, 2 मिनट के बाद में ये बंद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही क्लियरली दिखता होगा। तो दोस्तों ये लाइव मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से मैंने एक बेस स्टेशन जो है यहाँ पर बाहर रखा हुआ है हमारे यहाँ पर, उसको मैंने कम्युनिकेट किया, उसको मैंने सिग्नल भेजा, उसने यहाँ पे जो आरटीओ है ये ब्लिंक कर रहा है, इसको सिग्नल दिया कि भाई आपको वॉल नंबर 1 को ऑन करना है। इसमें से वॉल नंबर 1 को ये जो कनेक्ट किया है हमने ये सोलनॉइड, इसने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको ऑपरेट किया। अभी ये 2 मिनट के समय के लिए इसको ऑपरेट किया है, ये 2 मिनट तक इसमें से पानी आएगा, 2 मिनट के बाद में ये बंद हो जाएगा। तो ये मैनुअल ओवरहेड का एक एग्जांपल मैं इसलिए आपको देना चाहता था दोस्तों कि ये सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, ये किस तरह से आपको फायदेमंद हो सकता है और ये कितना भी एरिया के लिए हो सकता है। मतलब जैसे रामथल वाला मैंने बताया कि 12,000 हेक्टेयर का एरिया है, 7,000 फार्मर्स है, 7,000 किसान भाई है, उनके इतने बड़े एरिया को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अनलिमिटेड एरिया को इसमें से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी अगर कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है या कोऑपरेटिव स्कीम है तो उसमें बहुत सारे किसान भाई अगर जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक कॉमन सिस्टम हो सकती है जिसके द्वारा, ये देखिए दोस्तों अभी बंद हो गया, 2 मिनट का समय हो गया, ये बंद हो गया। शायद आपको दिखता होगा, मुझे पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं, तो ये बंद हो गया। तो कोऑपरेटिव स्कीम्स के लिए दोस्तों ये काम आ सकता है। तो दोस्तों ये मैंने बात की जैन इरिकेयर ग्लोबल, जिसके साथ में आरटीयूज है, जिसके साथ में वायरलेसली, कंप्लीट वायरलेसली आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की ओर मैं वापस जाना चाहता हूं। इसमें ये जो गेज व्यूज वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये भी आपको दिख सकता है। जैसे आपके डैशबोर्ड पे आपको 4-5 कोई इंपॉर्टेंट सेंसर्स लगाए आपने और आपको उसकी वैल्यू कंटिन्यूस, जैसे मेन लाइन का प्रेशर या फ्लो कितना जा रहा है, इसमें आप रूल भी सेट कर सकते हो कि भाई अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और फ्लो कम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉल बंद है, या फिर कौन सा वॉल, बाईपास वॉल चालू करो या किस तरह से चालू करो। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ कोऑपरेटिव स्कीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोऑपरेटिव स्कीम्स के लिए बहुत सारी जगह पे हमने तो ये लगाया और बहुत सक्सेसफुली चल भी रहा है। जैसे मैंने कौलापुर का एग्जांपल दिया, कुंडल है, शेंदूर है, बहुत सारी जगह पे ये चल रहा है। लेकिन इंडिविजुअल फार्मर्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर देना चाहता हूँ कि पुणे में नौलखा साहब है, या फिर हमारे डॉक्टर कुरकुरे है, या फिर ये कृषि भूषण जिनको अप्पा साहब पुरस्कार जिनको मिला, जैसे अविनाश पाटोड़े जी है, ये सारे लोग इंडिविजुअल फार्म में उनके हिसाब से इसको ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसके द्वारा आप आपके इरिगेशन को मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके बाद में सेंसर्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं ऑटोमेशन में, और उनका बहुत ज़्यादा महत्व है ऑटोमेशन में। कौन से सेंसर हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर दिखाया है, तो इस तरह का सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी आप कनेक्ट कर सकते हो सिस्टम के साथ में, या ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। सेंसर तो जो भी है, कोई भी टाइप का सेंसर है, वो उसको एनालॉग या डिजिटल या जिस तरह के सेंसर्स है, ये सारे टाइप के सेंसर्स दोस्तों हम अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो और उसको चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब सिस्टम पूरी तरह से चल रही है तो बहुत बार दिक्कत ये होती है कि सारा कुछ सिस्टम सोफिस्टिकेटेड लगा दिया, लेकिन जो कंट्रोल पैनल है वो पुराना है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जो जिसमें फंक्शंस नहीं है, वो प्रॉपरली पंप को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो ये कभी कभी दिक्कत आती है। इसीलिए हम लोग कंट्रोल पैनल भी साथ में देते हैं। तो प्रॉपर एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल पैनल का पूरा एक यूनिट हमारा है, जो पूरी तरह से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंट्रोल पैनल हमने जो बनाया है, ये कंट्रोल पैनल जिसके साथ में बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, इसमें पॉज फेल्योर का प्रोटेक्शन है, ओवरलोड अंडरलोड प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, फिर फेज रिवर्सल हो सकता है बहुत बार तो उसका प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है, अर्थिंग का प्रोटेक्शन है। फिर ये इसके जो पार्ट्स है इसकी एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे मतलब सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल पैनल्स आपको मिल सकते हैं। तो जब आप ऑटोमेशन की सोच रहे हो और जब आप पूरा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम करना चाहते हो, तब आप ये भी जरूर देखना जरूरी है कि आपका जो कंट्रोल पैनल है जो पंप को ऑपरेट कर रहा है वो भी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए।
वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल पैनल्स या सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल पैनल्स, प्रॉपर कंट्रोल पैनल्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं, इन हाउस बना के सप्लाई करते हैं, ताकि कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं रही। ये सारी चीज़ें हम इन हाउस क्यों बनाते हैं? कंट्रोलर भी इन हाउस बनाते हैं, कंट्रोल पैनल इन हाउस बनाते हैं, प्रोग्रामिंग भी हमारा खुद का है, कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं इन हाउस इतना? आजकल का जमाना तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ वहाँ से 10 चीज़ें लाओ, उनको जोड़ो, अपना प्रोडक्ट बनाओ और उसको बेचो अपने नाम से। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करना चाहते। ऐसे ही हमारी संस्कृति जैन इरिगेशन की नहीं है दोस्तों। हमारा पहले से ही मोटो है, अगर आप पिछले 25 सालों से भी देखेंगे तो हमारा था एक कैच लाइन है हमेशा कि वन स्टॉप शॉप फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एक जगह पे आपको सब चीज़ मिलनी चाहिए। आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कॉल करोगे और हम बोलेंगे साहब अभी हम इजराइल में कॉल करते हैं और वहाँ से पूछ लेते हैं कि कब सोल्यूशन आएगा, तो ये नहीं होता। हम लोग का हमारे पास सारे सोल्यूशन यहीं पर देना चाहते हैं, आपको इमीडिएट सर्विस देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ये जो टेक्नोलॉजी होती है, हाईटेक होता है ना, तो बहुत बार उसमें बहुत ज़्यादा सर्विस की, इनिशियल सर्विस की ज़रूरत लगती है। जैसे मोबाइल शुरू में लिया तो उसके फंक्शन पता नहीं चलते, तो आपको किसी को कॉल करके या किसी को पूछना पड़ता है कि भाई किस तरह से करूँ, ऐप डाउनलोड कैसे करूँ, प्ले स्टोर कहाँ क्या होता है। तो ये ऐसी चीज़ें शुरू में आपको एक थोड़ा सा सर्विस लगता है, या कुछ दिक्कत आ गई, कुछ वायर टूट गई या कुछ हो गया, तो आपको किसी टेक्नीशियन की इमीडिएट ज़रूरत होती है। तो ये सारे सपोर्ट सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है, हम लोग देते हैं उसको। उसके बाद में दोस्तों मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लूँगा इसमें। उसके बाद में जो वॉल्स होते हैं, ये जो स्पेशलिटी वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे वॉल्स हैं, ये सारे वॉल्स हम यहीं पर असेंबल करते हैं। तो आपको हाइड्रोलिक वॉल जब ऑटोमेशन सिस्टम करते हो तो आपके वॉल जो होते हैं हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वॉल्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक रबर का पर्दा है, ये रबर का पर्दा जैसे मैं इसमें पानी भरता हूँ तो ऐसा बलून जैसा फूलता है वैसे ये फूलेगा, ये वॉल को बंद करेगा। जैसे इसका पानी में बाहर निकाल दिया तो ये वॉल खुल जाएगा। तो ये ओपन और क्लोज जो वॉल का होता है ये वॉल के जरिए होता है, डायफ्राम वॉल जिसको बोलते हैं, या रबर वाला वॉल होता है, इसके अंदर रबर होता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉइल होती है इसको सोलेनाइड बोलते हैं, ये कॉइल को सोलेनाइड कॉइल बोलते हैं। और ये जो वायर है, ये वायर हम कंट्रोलर को या आरटीयू को जोड़ेंगे, वहाँ से उसको सिग्नल मिलेगा, तब ये सोलेनाइड ऑन होगा। ये सोलेनाइड एक तरह से छोटा सा वॉल है जो पानी को अंदर जाने देगा या पानी को बाहर निकालेगा। तो अंदर डालना पानी को या बाहर निकालना, ये कार्य ये सोलेनाइड के थ्रू होता है। ये इस तरह के वॉल्स हमको सिस्टम में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कुछ और स्पेशलिटी वॉल्स भी होते हैं। दो महत्वपूर्ण वॉल जो हमारे सिस्टम में बहुत बार यूज होते हैं, उसमें एक है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल और एक है प्रेशर रिलीफ वॉल। प्रेशर रिलीफ या सस्टेनिंग वॉल क्या होता है? तो बहुत बार क्या होता है कि सिस्टम आपकी चल रही है और अचानक कोई वॉल किसी ने बंद कर दिया, सिस्टम में प्रेशर बढ़ने लग गया, पंप के ऊपर प्रेशर आ गया, आपकी पाइपलाइन ब्रेकेज हो गई, डैमेज हो गई। तो ऐसा ना हो इसलिए एक वॉल इस तरह से बिठाया जाता है कि जिसमें से प्रेशर रिलीज होता है। मतलब क्या है कि ये वॉल खुल जाएगा, जैसे इनलेट की तरफ आपने इसको जोड़ा, इसमें से आपने पानी लिया, जैसे ही प्रेशर किसी आपका सेट प्रेशर से बढ़ गया तो वो प्रेशर सॉरी इसको लेना चाहिए, तो ये आपका सेट प्रेशर से जैसे ये बढ़ गया तो ये आपका वॉल खुल जाएगा। तो इसको रिलीफ वॉल बोलते हैं। और दूसरा एक वॉल का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। तो रिड्यूसिंग वॉल का मतलब क्या होता है कि आपका ढलान वाला जमीन है सपोज, और आपको नीचे कोई स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए, या ड्रिप इरिगेशन को हम बोलते हैं कि हमेशा 1.5 kg या 2 kg जो डिजाइन प्रेशर है वो मेंटेन करना चाहिए। तो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको अगर प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है सिस्टम में, तो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल डालना पड़ता है। तो जैसे ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल आप लगाते हो तो ये प्रेशर रिडक्शन कर देता है। मतलब पीछे अगर डाउन अपस्ट्रीम साइड में अगर 2 kg का 3 kg भी हो गया, बढ़ गया प्रेशर अचानक, फिर भी अगर आपने इसको 2 kg पे सेट किया है तो ये 2 kg ही प्रेशर देगा। 3 kg का 4 kg हो गया तो भी ये 2 kg ही देगा। मतलब आपका ये प्रेशर कितना भी कम ज़्यादा हो, ये नीचे वाला प्रेशर है जो सिस्टम को जाने वाला प्रेशर है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक ऑटोमेशन क्या है, कैसे है, लेकिन ये बहुत सारे कंट्रोलर है, बहुत सारे उसमें वॉल्स है, बहुत सारे टाइप के टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे फर्टिगेशन मशीन्स है। मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ, कैसे इस्तेमाल करूँ, उसके चयन के लिए कुछ ये चेकलिस्ट है कि भाई आपको सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज चाहिए, आपको वायर करना है, वायरलेस करना है, हाइब्रिड करना है, आपको फर्टिगेशन चाहिए इसी पीएच के साथ में चाहिए, केवल पीएच के साथ में चाहिए, या विदाउट इसी पीएच चाहिए। आपको फर्टिगेशन मशीन में कितने फर्टिलाइजर, जैसे यहाँ पर 2 है, ऐसे 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितने
फर्टिगेशन या फर्ट पंप चाहिए, तो या फिर आपको टाइम बेस करना है या वॉल्यूम बेस करना है, ये बहुत सारे डिटेल्स हमारे जैसे ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर हमारे टोल फ्री नंबर आपको नीचे दिखता होगा, वहाँ पर कॉल कीजिए या आपकी रिक्वायरमेंट कमेंट्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो कमेंट्स में लिखिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये सारी इंक्वायरीज हम प्रॉपरली करेंगे। कोई भी चीज़ हमें सिर्फ बेचनी है इसलिए आपको नहीं देनी है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसके वैल्यू ऑफ मनी जो बोलते हैं हम, कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे आपको कितना डबल फायदा हो सके, ये हम हमेशा देखते हैं। उसके हिसाब से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, ना कि हमें कोई बड़ा कंट्रोलर बेचना है या बड़ी सी सिस्टम बेचनी है इसलिए दिया जाएगा। जो आपके लिए सुटेबल है उसके हिसाब से हम आपको रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ये सिस्टम आपके लिए सुटेबल है, ये आप इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आज तो मेरा सिर्फ 2 एकड़ पे करना है या 5 एकड़ पे करना है, और लेकिन अगले साल मैं और 5 एकड़ जोड़ना चाहता हूँ, तब हम एक्सपांशन हो सके ऐसा कंट्रोलर देंगे, या वो सोच के इस तरह से कंट्रोलर आपको देंगे। आपको लगता है कि आज इसी पेज नहीं करना है लेकिन बाद में इसी पेज में लगा सकता हूं, तो हमको विदाउट इसी पेज वाला देंगे, लेकिन बाद में उसमें इसी पेज ऐड ऑन हो सके, इस तरह का कंट्रोलर या सिस्टम आपको देंगे। तो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको सिस्टम या सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो जैन ऑटोमेशन करने का फायदा क्या है दोस्तों? तो एक तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है जो अभी आपने देखी, काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस है, सोफिस्टिकेटेड से लेके बहुत सिंपल, जो ऑपरेट करने के लिए सिंपल है, समझने के लिए सिंपल है, ऐसे टाइम बेस ईरी केयर जैसा कंट्रोलर। या फिर इन हाउस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि सारा इन हाउस प्रोडक्शन है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, चारों तरफ से कहीं से इधर से ये सप्लाई इधर से वो सप्लाई ऐसा करके जुगाड़ करके हम नहीं देते। सारी जो कंपनी है, इवन इसराइल से भी कंट्रोलर आता है तो वो हमारी कंपनी खुद की, कोई भी दिक्कत है तो हम इमीडिएटली बात करके वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद में टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसके बारे में तो अभी हमने बात किया। सपोर्ट टीम हमारी बहुत ही स्ट्रांग है, वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट अगर लगता है तो इमीडिएटली ओवरनाइट आपको सपोर्ट हम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि सारा इन हाउस बनता है तो उसके ऊपर कोई एड ऑन ड्यूटीज़, वैल्यूज़, कमीशंस ऐसे नहीं रहते, ये प्राइस कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशंस है और सुपीरियर प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जैन का। ये जो जैन ऑटोमेशन या जैन लॉजिक के थ्रू अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम करना चाहते हो तो दोस्तों ये सारे एडवांटेजेस, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सपोर्ट टीम की जब हम बात कर रहे थे तो किस तरह के सपोर्ट हम देते हैं, ये सारी छोटी छोटी पार्ट्स है, सेगमेंट्स है सपोर्ट में, जिसमें कभी आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, जो ऑनलाइन या ऑन फोन भी हो सकता है, या सेल सपोर्ट में भी, मतलब जो डीलर भाई है हमारे उनको लगता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं रहते, तो उनको जब माल आपकी तरफ, किसान भाई की तरफ देना होता है तो उसको मालूमात होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसको किस तरह से समझाया जा सके, क्योंकि प्रोडक्ट में समझाऊंगा नहीं प्रॉपरली तो आपको समझेगा नहीं, या आप कैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं, आप कैसे समझेंगे। तो हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं जो सेल्स के लिए काम आती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब ये मटेरियल आप तक पूरे प्रॉपरली पहुंच सके, इसका हम केयर करते हैं। कुछ अगर आपको डेमो चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ एक बार पहले और उसके बाद में कंफर्म करना चाहता हूँ, तो जहाँ पर अभी मैंने जैसे आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाया, वैसे डेमो हम करके दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ऑर्डर्स है, कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन एक डेमो आप दिखाओ तो कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट का सपोर्ट, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है तो दे सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इंस्टॉलेशन भी हम आपको हमारे ट्रेंड स्किल्ड इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आपको आपके खेत पे आके इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं मर्सिडीज खरीदूँ और मुझे चलाते ना आए तो मुझे मेरे लिए बैलगाड़ी जैसी है। तो ये हम केयर करते हैं कि आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया गया है, आपको समझ में आया है नहीं आया। उसके बाद में भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि एक बार ट्रेनिंग देने से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि शुरू में तो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो हम बार बार भी, आपको कुछ दिक्कत आएगी तो बार बार भी जाते हैं, बार बार आके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और चला कर दिखाते हैं। और प्राइस सपोर्ट तो ऑफकोर्स जब आप कंट्रोलर खरीदने के लिए हमारे पास आओगे तो आपको ये जो हमारा सपोर्ट है प्राइस का, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी आपको पता चलेगा। तो उसके लिए ज़रूर आपको हमारे पास आना पड़ेगा दोस्तों। एक बार आइए, जान लीजिए कि ये सिस्टम क्या है, किस तरह की है। इसके लिए दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, आज लॉकडाउन की वजह से वो आज हमारे साथ उपलब्ध नहीं है, उनका नाम मैं देता हूँ, यहाँ पर लिखा है अविनाश देशपांडे जी है। उनका मोबाइल नंबर है यहाँ पर 9422776113। ये मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और इनका ईमेल आईडी भी दिया है deshpande.avinash@jains.com। तो आप देशपांडे जी साहब से कांटेक्ट करिए, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, या आप हमारे डीलर भाई है उनसे कांटेक्ट कीजिए, या हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं फील्ड पे उनसे कांटेक्ट कीजिए। चाहे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, चाहे डीलर या सेल्स के जो इंजीनियर होते हैं वो पूरी तरह से अगर ना दे सके तो आप ज़रूर हमसे बात कीजिए कि आपको टेक्निकली पूरी तरह से कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम आपको पूरा
सेटिस्फैक्शन होने तक आपके जवाब देंगे, आपको आपके जो भी सवाल है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो उदाहरण है जो हमारी सक्सेसफुल सिस्टम जो ऑपरेट हो रही है। जैसे ये त्रिवेदी जी का सिस्टम है जहाँ पर न्यूट्रीकेयर इको ऑपरेट हो रहा है। ये उनका फार्म का फोटोग्राफ है। ये जितेंद्र सिंह जी का फोटो है। यहाँ पर 2 न्यूट्रीकेयर, ये इस तरह की 2 मशीन्स यहाँ पर लगाई है। स्पिरिट प्रो कंट्रोलर है। और देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड, कितना अच्छा इंस्टॉलेशन किया है इन्होंने। बहुत सारी ये फर्टिलाइजर की टैंक्स है। मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही फर्टिलाइजर की टैंक रखो, आप ज़्यादा फर्टिलाइजर की टैंक रखो और उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आज इसमें से चाहिए, कल मुझे उसमें से फर्टिलाइजर चाहिए। आप खाद भर के रखो, उसको एजिटेटेड भी इसके साथ में आता है, एजिटेट भी कर सकते हो आप इसको ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें इसमें साथ में आपको मिलती है। उसके बाद में फिर ये अमित शर्मा जी का जबलपुर वाले, उनका खेत का फोटो है। ये भी न्यूट्रीकेयर है। उसके साथ में आप देख सकते हैं 4 टैंक्स है, एक एसिड की और बाकी 3 फर्टिलाइजर की टैंक्स है। मल्चिंग किया है देखिए उन्होंने। फिर ये उत्तम राव जी का ये खेत है जहाँ पर इरिकेयर लगाया उन्होंने। ये अविनाश पाटोली जी जिनका मैंने वेब बेस्ड जो सिस्टम मैंने दिखाई थी इरिकेयर ग्लोबल, जो यहाँ पर बिठाई गई है, इनका ये फोटोग्राफ है। अविनाश पाटोली जी बहुत ही प्रगतिशील फार्मर है, बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। इनको अभी अप्पा साहब पुरस्कार भी मिला था, अप्पा साहब कृषि सिंचाई जो पुरस्कार होता है, बहुत ही उसको ऑनर कहा जाता है कि ये पुरस्कार मिलने के लिए। ये पुरस्कार भी अभी इनको महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी थे उद्धव जी ठाकरे, उनके हाथों से मिला है पुरस्कार। ये रामदास पाटिल जी की ये सिस्टम है, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने इरिकेयर जो कंट्रोलर है छोटा लगाया है। इसमें फिल्टर भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिल्टर है, स्मार्ट क्लीन फिल्टर लगाया गया है। ये सचिन पाटिल जी कड़वन के, इनकी सिस्टम है। तो दोस्तों ये जो सारी हमने बातें की आज, ये एक जैन टेक्नोलॉजी या जिसको डिजिटल टेक सॉल्यूशन हम बोलते हैं, कि जिसमें आपकी इरिगेशन की सारी रिक्वायरमेंट, फर्टिगेशन की रिक्वायरमेंट्स, सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट या इरिगेशन मैनेजमेंट, ये सारा इसमें से पॉसिबल हो सकता है। इसमें आपको अलर्ट्स मिल सकते हैं। ये बहुत ही, ये जैसे बात हमारा आज का जो टॉपिक था कि भाई सही में ये ज़रूरत है या नहीं, आज की ज़रूरत है तो आज की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर बहुत महंगा होते जा रहा है, फर्टिलाइज़र महंगे होते जा रहे हैं, पानी की दिक्कत दिन ब दिन बढ़ती है। तो आपको कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इरिगेशन करना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी करने के लिए जैन इरिगेशन के जो ऑटोमेशन सॉल्यूशंस है, जिसका नाम है जैन लॉजिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। आपको जितनी जानकारी मिल चाहिए, हम लिंक के द्वारा आपको ये जानकारी अभी पोस्ट कर रहे हैं, आपको ये जानकारी भी मिल जाएंगे। आप पढ़ लीजिए, जैन लॉजिक करके जो लिटरेचर हम इसके साथ में लिंक दे रहे हैं, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद में भी आपको कोई दिक्कत होंगी तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग बहुत हैप्पी होंगे, आनंदित होंगे अगर आपके सवाल हमारे पास आते हैं। तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है, मेरा नाम वापस मैं एक बार दोहराता हूँ, मेरा नाम अभिजीत जोशी है और मेरा नंबर है 9422283402, 9422283402। तो दोस्तों कभी भी आप कॉल करिए, आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर है। तो दोस्तों ये संगोष्ठी में आज हमने बात की सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशंस, जो डिजिटेक सॉल्यूशंस है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में। आपको ये संगोष्ठी कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। और इसी के साथ में मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों आप ज़रूर कांटेक्ट में रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो संगोष्ठी है उसी में भी ऐसे ही कुछ विषय जो है, जो महत्वपूर्ण है, जो तांत्रिक हो सकते हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।